अध्याय 1151 बिस्तर पर दो लोग। अध्याय 1151 बिस्तर पर दो लोग। देर रात इंपीरियल के एक आलीशान विला इलाके में निंग ज़ुएलुओ अपने लिविंग रूम में झुंझलाहट और गुस्से से भरी हुई टहल रही थी। मैंने पूरी रात इंतजार किया और अब तुम मुझे बता रही हो कि कोई हादसा हो गया है। तुमने तो कहा था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे तुम्हें काम कैसे करना है ये सिखाने की जरूरत नहीं है ना? तुम इतने सारे लोग हो और तुम जून कीर नाम की लड़की और बेकार जून रोंगुआंग को संभाल नहीं सकते। क्या तुम चीजों को ऐसे ही संभालते हो? बच्चा, तुमने हमें भरोसा दिलाया था कि जून कीर अपने भाई की खातिर जून परिवार में किसी को कुछ नहीं बताएगी और अब मेरी पूरी टीम ही चली गई। जाहिर है जून परिवार में से ही किसी ने उनकी मदद की होगी। मैंने इस मामले में 3 आदमी खो दिए हैं और अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। फोन के दूसरी तरफ से आए आवाज बहुत गुस्से में थी। खैर, ये तुम्हारी क्षमता की कमी के कारण ही हुआ है। तुम्हें मेरे लिए ये तय करना होगा। जब आपने जून परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ जाने की जिद की थी तब भी यह एक जोखिम था। अब जब हमने उन्हें सचेत कर दिया है तो आप चाहते हैं कि मैं इसमें और शामिल रहूं? बस अब बात खत्म। फोन कॉल खत्म हो गई। अरे निंग ज़ुएलुओ ने निराश भाव से अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। अगली सुबह सूरज चमक रहा था और आकाश में पक्षी चहचहा रहे थे। गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां पहाड़ से बहकर आ रही थीं और हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू फैला रही थी। आमतौर पर देर से उठने वाले जून रोंगुआंग आज सच में जल्दी उठ गए। वह चुपचाप इंपीरियल की एक मशहूर नाश्ते की दुकान पर गए और घर लौट रही महिलाओं के लिए नाश्ता खरीदा। जून रोंगुआंग के जाने के कुछ देर बाद एक काली मेबैक गाड़ी बाहर खड़ी हुई। लू टिंगजियाओ गाड़ी से बाहर आया। वह पिछली सीट पर गया और अपने बेटे को नीचे उतरने में मदद की। जैसे ही छोटा खरगोश नीचे उतरा वह दरवाजे की तरफ दौड़ा। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वह रुक गया। उसकी लंबाई इतनी नहीं थी कि वह पासवर्ड वाले ताले तक पहुंच सके। छोटा लड़का शर्मिंदा होकर अपने पिता के पास गया और अपनी बाहें फैलाकर संकेत दिया कि उसे मदद की जरूरत है। लू टिंगजियाओ ने बस अपने बेटे को सवालिया निगाहों से देखा। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी कर लीं और कुछ नहीं किया। उसका इरादा साफ था, मुझे पिता कहो। होशियार छोटा सा बन, जाहिर है समझ गया। उसने मुंह बनाया और उसकी आंखें गुस्से से चीख उठीं। छोटे लड़के ने अचानक एक छोटा सा काला कंट्रोलर निकाला। उसे कुछ बार क्लिक करने पर दरवाजा अंदर से खुल गया। वापस स्वागत है सबसे प्यारे और मम्मी के पसंदीदा लिटिल मास्टर। रोबोट स्टीम्ड बन ने स्वागत किया। छोटे बन ने अपना सिर थपथपाया, फिर अपने पिता की ओर शरारत से देखा। लू टिंगजियाओ मुस्कुराया। उसकी आंखें अपने बेटे पर टिकी थीं। एक स्मार्ट बच्चा होना वाकई मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उस छोटे से बच्चे में उसके जीन्स ही थे। जैसे ही दरवाजा खुला छोटा बच्चा तेजी से अंदर भाग गया। लू टिंगजियाओ ने देखा कि उसका बेटा अपनी माँ के बेडरूम का दरवाजा ध्यान से खोल रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर जाने के बजाय वह झिझकते हुए वहीं खड़ा रहा। क्या हुआ? लू टिंगजियाओ ने वहां जाकर देखा। तभी उसने निंग शी के बिस्तर पर 2 आकृतियां देखीं। बिस्तर पर 2 लोग थे। अध्याय 1152 धिक्कार है मेरी प्यारी पत्नी, मेरी बात सुनो। अध्याय 1152 धिक्कार है मेरी प्यारी पत्नी, मेरी बात सुनो। निंग शी जून कीर के साथ निंग शी के पजामे में गहरी नींद में सो रही थी। वह निंग शी से लिपटी हुई थी। लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति तुरंत काली हो गई। वह देर रात तक काम पर बाहर गई थी। न सिर्फ उसने उसे देखा नहीं, बल्कि वह किसी और औरत के साथ सोई भी थी। शायद लू टिंगजियाओ से निकलने वाली नफरत की तेज आभा के कारण जून कीर की नींद खुल गई। उसने दरवाजे पर लू टिंगजियाओ को देखा और चौंक गई। निंग शी भी जाग गई। लू टिंगजियाओ को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह उठकर बैठ गई और बोली, अरे मेरी बात सुनो मेरी प्यारी पत्नी। लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। निंग शी को लगा कि उसने जो कुछ कहा उसमें कुछ गड़बड़ है। वह चकित थी। सब जून रोंगुआंग की गलती थी। वो उसे बार बार मर्द और भाई कहता रहा। उसे तो मानो लग रहा था कि वो सच में मर्द है। निंग शी ने गला साफ किया और अपनी सामान्य अवस्था में आ गई। मालिक, आप यहाँ क्यों हैं? मेरा छोटा बच्चा भी यहाँ है। मेरा बाहर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। छोटे बन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और बैठक कक्ष में चला गया। लू टिंगजियाओ ने अपनी भौंहों के बीच की जगह चुटकी से दबाई। मैं पहले तुम लोगों को कपड़े बदलने देता हूँ। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जब निंग शी अपने और जून कीर के लिए कपड़े चुन रही थी तो उसने देखा कि जून कीर बहुत खुश नहीं लग रहा है। इसलिए उसने घबराकर पूछा, कीर क्या हुआ? जून कीर ने निंग शी को देखा और बुदबुदाया, किसी कारण से मुझे लगता है कि लू टिंगजियाओ मुझसे नफरत करती है। निंग शी का मुंह फड़क उठा। बस उसे नजरअंदाज करो जब तक मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हम जून कीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। निंग शी बाहर से तो सख्त दिख रही थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जाहिर है शैतान फिर से ईर्ष्या कर रहा था। निंग शी कपड़े बदलने के बाद लिविंग रूम में गई। छोटा बन तेजी से उसके पास आया। निंग शी ने खुशी से उसे गोद में उठाया और उसके मुलायम गालों को चूम लिया। मेरे नन्हे बन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे एक चुंबन दे। उसने सोफे पर लेटे ठंडे लू टिंगजियाओ पर नजर डाली। छोटे बन से निपटकर वह धीरे से लू टिंगजियाओ के पास गई। उसने उस आदमी के होंठों को चूमा और इतनी धीमी आवाज में कि छोटा बन सुन न सके उसने कहा, जाहिर है मुझे अपने प्यारे की और भी ज्यादा याद आती है। लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति अभी भी काफी उदास थी, लेकिन लड़की की मीठी बातें सुनकर उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। फिर भी वह जरूरी मुद्दे को नहीं भूला। अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो कल रात जब तुम इंपीरियल पहुंचे थे तब आधी रात हो चुकी थी। ये समझ में नहीं आया कि झूमकीर उस समय यहाँ प्रकट होंगे। उसी समय लू टिंगजियाओ की नज़र सामने वाले सोफे पर पड़ी। उस पर किसी के सोने के साफ निशान थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। क्या ये जूंग रोंगहुआंग हो सकता है? निंग शी ऊपर गई और दरवाजा खोला। जैसा उसने सोचा था वह जूंग रोंगहुआंग था। बहन शी, मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता खरीदा है। निंग शी ने अपना सिर खुजलाया और फिर लू टिंगजियाओ के साथ जो हुआ उसे वैसे ही बताया जैसे कोई प्राइमरी स्कूल की बच्ची अपना होमवर्क टीचर को बताती है। दरअसल जूंग रोंगहुआंग मुसीबत में था और उसने चीफ जूंग को फिर से नाराज कर दिया था, इसलिए कीर उसे सिर्फ रात के लिए यहाँ ले आया था। अध्याय 1153 पत्नी से डर की अफवाह। अध्याय 1153 पत्नी से डर की अफवाह। जूंग रोंगहुआंग ने उसकी बात सुनी तो वह उसके साथ चल पड़ा। फिर उसने घबराई हुई लू टिंगजियाओ की तरफ देखा। माफ करना जीजा जी शी। लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नर्म हो गई जब उसने सुना कि जूंग रोंगहुआंग ने उसे कैसे संबोधित किया। जब आपात स्थिति सुलझ गई तो निंग शी ने राहत की सांस ली। उसने जूंग रोंगहुआंग को धीरे से अच्छा काम का संकेत दिया। जूंग रोंगहुआंग की अभिव्यक्ति अवर्णनीय थी। इतने लंबे समय से उसे जानने के बाद भी वह हमेशा घमंडी ही रहती थी। पहली बार उसे किसी से इतना डरते हुए देखा था। तो क्या ये पत्नी का डर था? जूंग रोंगहुआंग के हाथों में ढेर सारे प्लास्टिक बैग थे। उसने तरह तरह के नाश्ते खरीदे जो उन पांचों के खाने के लिए काफी थे। बहन, कुछ बन ले लो। मैंने रेस्टोरेंट यी जिंग से तुम्हारा पसंदीदा केकड़े के मांस का बन खरीदा है। अगर तुम जाकर लाइन में भी लगोगी तब भी तुम्हें ये नहीं मिलेंगे। खुशकिस्मती से मालिक ने मुझे पहचान लिया और मेरे लिए एक डिब्बा रख दिया। जूंग रोंगहुआंग ने फिर जूंग कीर को एक रंग बिरंगा छोटा डिब्बा दिया। फिर वह निंग शी के पास गया। बहन शी, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ खरीद लिया। बस जो तुम्हें पसंद हो खा लो। मैंने ये शहर की मशहूर दुकानों से खरीदा है। जूंग रोंगहुआंग इन चीजों से वाकई वाकिफ था। ये इंपीरियल के नामी रेस्टोरेंट की लोकप्रिय चीजें थीं और अगर आप जल्दी जाकर लाइन में न लगें तो आपको ये नहीं मिल पाती। शुक्रिया। निंग शी ने छोटे बन को अपना पसंदीदा झींगा बन दिया। फिर अपने बगल में बैठे शैतान को तले हुए पैनकेक का एक टुकड़ा खिलाया। बॉस, आपने शायद इसे पहले कभी नहीं खाया होगा। एक निवाला खा लो, ये बहुत स्वादिष्ट है। वह उसे खुद खाना खिला रही थी। ये देखकर कि लड़की उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, शैतान खुश हो गया, इसलिए उसने भी एक निवाला खा लिया। कैसा है? अच्छा, निंग शी ने पूछा। जीजाजी शी, हालांकि यह बहुत सस्ता है, लेकिन ये शहर का सबसे अच्छा तला हुआ पैनकेक है। बुरा नहीं। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि यह कहाँ से आया है। इसका स्वाद अच्छा था क्योंकि उसकी पत्नी उसे खिला रही थी। नाश्ता करते समय जूंग रोंगहुआंग लू टिंगजियाओ से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। निंग शी की तुलना में उसे लू टिंगजियाओ के प्रति ज्यादा सम्मान महसूस हो रहा था। उसने लू टिंगजियाओ के बारे में पहले भी सुना था। जब उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार उसकी बहन की शादी उससे तय कर सकता है तो उसने बस यही सोचा कि लू टिंगजियाओ बस एक अमीर व्यापारी है। अब उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। सिस्शी को वश में करने और उसे एक असली औरत की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करने का मतलब था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं रह सकता था। वह सचमुच उत्सुक था कि उसने ऐसा कैसे किया। नाश्ते के बाद भाई बहन जाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि वे जानते थे कि निंग शी अभी अभी काम से लौटी है, इसलिए वे अपने परिवार के साथ समय बिताना नहीं चाहते थे। जाने से पहले जूंग रोंगहुआंग लू टिंगजियाओ के पास गया जब निंग शी जूंग कीर से बात कर रही थी। उसने नाश्ते के दौरान जिस सवाल पर विचार कर रहा था वह पूछा। अच्छा जीजाजी शीकान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। आपने बहन शी को कैसे संभाला? जूंग रोंगहुआंग एक ऐसे छात्र की तरह था जो ज्ञान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। लू टिंगजियाओ ने उस युवक की ओर देखा और उसने प्रश्न पर कुछ सोचा। जूंग रोंगहुआंग ने धैर्यपूर्वक उनके उत्तर की प्रतीक्षा की। लू टिंगजियाओ ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, मेरी सुंदरता के साथ। जूंग रोंगहुआंग अवाक था। अध्याय 1154 रातों रात विकास। अध्याय 1154 रातों रात विकास। जूंग निवास पर जूंग कीर और जूंग रोंगहुआंग के घर पहुंचने के बाद जूंग रोंगहुआंग ने अपना खोया हुआ स्कूल बैग ढूंढने में कुछ समय और प्रयास लगाया। अंदर रखी सभी पाठ्यपुस्तकें लगभग बिल्कुल नई थीं। यहाँ तक कि एक नया अंग्रेजी शब्दकोश और एक इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश भी था। स्टेशनरी भी अच्छी तरह से तैयार थी। ये सब जूंग कीर की बदौलत था। जूंग रोंगहुआंग ने बैग से धूल झाड़ी, फिर अपनी अस्त व्यस्त अलमारी से एक नई यूनिफॉर्म निकाली जो उसने पहले कभी नहीं पहनी थी। स्कूल बैज पर होंगवेन हाई स्कूल लिखा था। अपनी यूनिफॉर्म और बैग ढूंढने के बाद जूंग रोंगहुआंग ने शेवर लिया। वह टॉयलेट में गया और अपने सबसे प्यारे बालों को ट्रिम किया और उन्हें उस सपाट हेयरस्टाइल में ढाल दिया जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने अपनी गर्दन पर बचे बालों के टुकड़े पोंछे। जूंग रोंगहुआंग आईने में देखता रहा और खुद को बहुत देर तक देखता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोक लिया। फिर वह अपने बेडरूम में वापस गया, अपनी यूनिफॉर्म पहनी और अपना स्कूल बैग उठाया। जूंग रोंगहुआंग ने अपने शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चला गया। जूंग कीर के कमरे के पास से गुजरते हुए वह रुक गया। उसने कमजोर दिखने वाली लेकिन हमेशा सुरक्षा में रहने वाली बहन को देखा और उसे बहन कहकर पुकारा। जूंग कीर अपने कमरे में कपड़े तह कर रही थी। किसी के उसे पुकारने की आवाज सुनकर वह पलटी। दरवाजे पर कौन खड़ा था ये देखकर वह दंग रह गई और फुसफुसाकर बोली, तुम रोंगहुआंग।
वह युवक सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी नीली स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और अपना बैग कंधे पर लटका रखा था। उसके साफ छोटे बाल उसे तरोताजा दिखा रहे थे। उसकी आंखों की चमक उसे उगते सूरज जैसा बना रही थी। यह उसका भाई था। हालांकि वह अब भी वही व्यक्ति था, फिर भी उसे बिल्कुल अलग सा महसूस हो रहा था। उसने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था। जूंग कीर उसे पहचान ही नहीं पाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। जूंग रोंगहुआंग ने अपनी बहन को बधाई दी। बहन, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। जूंग कीर को होश आया। उसने सहज भाव से कहा, ओह ठीक है, अभी तो सुबह है, रास्ते में सावधानी से चलना। हम ठीक है। जूंग रोंगहुआंग ने सिर हिलाया। उसने जूंग कीर की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिरकार वह वहां से चला गया। बहन शी ने कहा था, एक आदमी को सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि काम भी करना चाहिए। जूंग कीर को अब भी कुछ अवास्तविक सा लग रहा था। वह जल्दी से बालकनी में बाहर देखने गई। उसने सचमुच अपने भाई को स्कूल बैग लिए यूनिफॉर्म में बाहर जाते देखा था। उसकी आंखें भर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे 18 साल का वह युवक रातों रात बड़ा हो गया हो। इंपीरियल के हॉन्ग वेन हाई स्कूल में जूंग रोंगहुआंग वास्तव में बहुत सुंदर था, लेकिन उसका बूढ़ा रूप डराने वाला था और वह हमेशा हर जगह परेशानी की तलाश में रहता था। इसलिए कोई भी उसके पास रहना पसंद नहीं करता था। अपने नए छोटे बाल कटवाकर जूंग रोंगहुआंग स्कूल गया। जेबों में हाथ डाले वह हरे पर्दों के पास से गुजरा। रास्ते में उसने सबका ध्यान खींचा, खासकर हाई स्कूल की लड़कियों का, जो सब उसकी चर्चा कर रही थीं। वाह, वह आदमी कौन है? वह तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैं हमारे स्कूल के इतने हॉट लड़के के बारे में कैसे नहीं जान सकती। उफ, वह कुछ जूंग रोंगहुआंग जैसा क्यों दिखता है? जूंग रोंगहुआंग, तुम्हारा मतलब उस उपद्रवी से है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में बात करते रहे। आखिरकार एक लड़की अधीर होकर बोली, ये बेवकूफ़ी है, इसका नाम पुकारते ही हमें पता चल जाएगा। फिर उसने अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाया, अरे जूंग रोंगहुआंग, जूंग रोंगहुआंग। जूंग रोंगहुआंग ने जैसे ही किसी को अपना नाम पुकारते सुना, वह मुड़ा। क्या? अध्याय 1155, दफा हो जाओ। अध्याय 1155, दफा हो जाओ। जब छात्रों ने उनका जवाब सुना तो उनके होश उड़ गए। वाह, ये तो सचमुच जूंग रोंगहुआंग है। क्या इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? क्या प्लास्टिक सर्जरी से उसका मस्तिष्क भी ठीक हो सकता है? हा, कौन जाने, शायद इससे उसकी मूर्खता भी ठीक हो जाए। सब लोग जोर से हंस पड़े। जूंग रोंगहुआंग के पहले वाले रवैये को देखते हुए वह उस व्यक्ति के मुंह पर मुक्का मार ही देता, लेकिन कल रात हुई मौत के अनुभव के कारण उसे लगा कि उसका पहले वाला रूप इतना बचकाना था कि वह खुद को ही जोर से थप्पड़ मार देना चाहता था। वे सही थे, वह पहले भी बहुत मूर्ख रहा था। जब लोग उस पर हंस रहे थे तो जूंग रोंगहुआंग चुप रहा। वह मुड़ा और सबको चौंकाते हुए कक्षा में चला गया। क्या हो रहा है? क्या उसने कुछ गलत खा लिया है? शायद उसने अपने परिवार से बहस की होगी। यह कोई नई बात नहीं है। वह तो बस एक बेकार आदमी है। मुझे लगता है कि वह संभवतः किसी बात से उत्तेजित था। अंदाजा लगाने का कोई फायदा नहीं। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हमारे स्कूल में एक और सुंदर लड़का है? मैं सुंदर झांग को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मैं नए लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ। पूरे दिन की कक्षाओं ने जूंग रोंगहुआंग पर भारी असर डाला। चूंकि उसने कक्षा में कभी ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई विदेशी भाषा सुन रहा हो और उसे ऐसा लग रहा हो जैसे उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो। आखिरकार स्कूल की छुट्टी हो गई। युवक थोड़ा निराश जरूर लग रहा था, लेकिन वह अभी हार मानने वाला नहीं था। स्कूल के प्रवेश द्वार पर अजीबोगरीब कपड़े और अजीब हेयर स्टाइल वाले दो लोग खड़े थे। उनकी उंगलियों में सिगरेट थी और वे बाहर निकलते हुए छात्रों को देखते हुए कश लगा रहे थे। उनमें से एक ने अपना फोन निकाला और फोन किया। अरे जियाओ गुआंग, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन हमेशा बंद क्यों रहता है? आपके सामने। जूंग रोंगहुआंग ने स्कूल के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्तों की ओर देखा। सुन बिन ने इधर उधर देखा तो एक आदमी कान से फोन लगाए खड़ा था और उसकी सिगरेट उसके मुंह से गिर गई। यूजियाओ गुआंग। जूंग रोंगहुआंग ने कॉल खत्म की और उनके पास गया। क्या हुआ? सुन बिन और लियांग हाओकियांग ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। जियाओ गुआंग, क्या तुम ठीक हो? जूंग रोंगहुआंग ने अधीरता से अपने फोन पर समय देखा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह दो, वरना मैं घर जा रहा हूँ। अरे जियाओ गुआंग, क्या तुम कल रात जो हुआ उससे नाराज हो? हम सचमुच कुछ नहीं कर सके। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वैसे तुम इससे कैसे बच निकले? क्या तुम्हारी बहन पैसे लेकर आई थी? सुन बिन ने पूछा। क्या तुमने अपनी बहन से ज्यादा मांगा था? चलो कुछ वापस जीतते हैं। तुम जरूर कर पाओगी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लियांग हाओकियांग उत्साहित था। कल रात जब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया था तो उसने अनगिनत बार सोचा था कि वह उन्हें देखते ही पीट देगा, लेकिन अब उसे लगा कि वह उन पर कोई समय और प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहता। यदि उसके भाइयों ने सचमुच उसके साथ विश्वासघात किया होता तो वह सचमुच क्रोधित हो जाता, लेकिन वे दोनों तो उसके मित्र भी थे। दफा हो जाओ। जूंग रोंगहुआंग अपनी एड़ी पर घूम गया और चला गया। अध्याय 1156, ये किसने किया? अध्याय 1156, ये किसने किया? जूंग निवास पर हाल ही में जूंग लियाओयुआन के कुछ पुराने दोस्त काम के सिलसिले में इंपीरियल आए। चूंकि यह एक दुर्लभ अवसर था, जूंग लियाओयुआन ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। जूंग कीर ने मेहमानों की सेवा की, फिर नौकरों को रात का खाना तैयार करने का आदेश दिया।
एक मध्यम आयु वर्ग के 3 सितारा रैंक वाले व्यक्ति ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। बूढ़े प्रमुख कैसे हैं? मेरे पिता हाल ही में सैन्य देखभाल केंद्र में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनकी हालत अभी भी अच्छी है। जूंग लियाओयुआन ने उन्हें चाय परोसते हुए जवाब दिया। क्या आपकी पत्नी अभी तक वापस नहीं आए? मैंने पहले ही उच्च अधिकारियों से अनुरोध कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी। सौभाग्य से कीर अभी भी तुम्हारे साथ है। कुछ सालों में वह और भी सुंदर हो गई है। कौन जाने कुछ सालों बाद कौन सा बच्चा इतना भाग्यशाली होगा कि उसके साथ रह सके। मुझे यकीन है कि लियाओयुआन अपनी बेटी की शादी इतनी आसानी से नहीं होने देगी। हा हा हा। जूंग लियाओयुआन को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। उसकी पत्नी एक सैन्य वैज्ञानिक के रूप में काम करती थी और उसके काम में बहुत गोपनीयता की जरूरत होती थी, इसलिए वह ज्यादातर प्रयोगशाला में ही रहती थी और अपना लगभग सारा समय अपने करियर और देश को देती थी। दूसरी ओर जूंग लियाओयुआन अपना ज्यादातर समय सेना में बिताता था और कीर घर का ज्यादातर काम संभालती थी। ओह, रोंगहुआंग कैसा है? उनमें से एक ने पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, बाकी लोगों ने घबराहट से उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। उसका बेटा तो एक वर्जित विषय था। वह व्यक्ति यह बात भूल गया और उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब वह अपने शब्द वापस नहीं ले सकता था। अपने साथी के अजीब से चेहरे को देखकर जूंग लियाओयुआन को थोड़ा बुरा लगा। उसे अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जूंग रोंगहुआंग ने उसकी सारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी थी। अपने मजबूत व्यक्तित्व के बावजूद भी उन्होंने पहले ही हार मान ली थी। रोंगहुआंग, वह अभी भी अपने पुराने रूप में है, जूंग लियाओयुआन ने उत्तर दिया। कैसी असहाय टिप्पणी है। ठीक है, मेरे पास इस साल की बड़ी खबर है। क्या तुम लोगों को अभी भी वो 3 ड्रग लॉर्ड याद हैं जो 4 साल पहले भाग गए थे? मिस्टर के, पॉइजन आई और ड्रैगन हेड। उनमें से एक ने बात बदल दी। हाँ, उनके बारे में क्या? इस विषय ने सबका ध्यान खींचा। वे सभी पकड़े गए। श्री के गंभीर रूप से घायल हैं। उनका चेहरा लगभग नष्ट हो गया है। ड्रैगन हेड को सिर में गोली मारकर मार दिया गया। पॉइजन आई की हालत थोड़ी बेहतर है, उसे बस मस्तिष्काघात हुआ है। वे सभी अब जेल में हैं। वास्तव में जूंग लियाओयुआन को सचमुच दिलचस्पी हुई। ये किसने किया? वह व्यक्ति नहीं मिला। अपराध स्थल अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्र में था। कोई गवाह नहीं, कोई सुरक्षा कैमरा नहीं। हमने उनके कुछ गुर्गों से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और आपस में झगड़ रहे थे। यहाँ तक कि श्रीके और पॉइजन आई ने भी यही कहा। हालांकि सबूतों से कुछ और पता नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। किसे परवाह है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपस में लड़ रहे हैं या किसी और ने। यह अच्छी बात है। उन तीनों की वजह से ही हमने 2 अच्छे साथियों को खो दिया। जब जूंग लियाओयुआन लिविंग रूम में खुशी से बातें कर रहा था, तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं वापस आ गया हूँ। क्या रोंगहुआंग वापस आ गया है? सभी ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। अध्याय 1157। क्या उसने अपना दिमाग खो दिया था? अध्याय 1157। क्या उसने अपना दिमाग खो दिया था? क्या वह इतनी जल्दी वापस आ गया? जूंग लियाओयुआन को शक हुआ। वह बदमाश हमेशा देर से लौटता था और हाल ही में घर भी नहीं आया था। आमतौर पर वह सामान्य से भी देर से लौटता। वह पलटा और उसे डांटने ही वाला था कि तुम्हें अब भी पता है कि यह तुम्हारा घर है ना? लेकिन शब्द निकल नहीं पाए। लड़का अपनी स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल बैग पहने अंदर आया। साफ सुथरे कटे बालों के साथ वह बिल्कुल एक स्वस्थ हाई स्कूल के लड़के जैसा लग रहा था। क्या यह उसका बेटा था? सिर्फ जूंग लियाओयुआन ही नहीं, उसके साथी भी हैरान थे। पिछली बार जब उन्होंने उसे देखा था तो उसके बाल लड़कियों से भी ज्यादा लंबे थे और वह हमेशा डिस्को बॉल जैसे चटकीले रंगों के कपड़े पहनता था। उनके सामने खड़ा ये युवक उनकी यादों से बहुत अलग था। अंकल झांग, अंकल लिंग, अंकल जिंग। जूंग रोंगहुआंग ने मेहमानों का अभिवादन किया। वे होश में आए। ये सचमुच रोंगहुआंग है। मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। मैं भी। लियाओयुआन, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह पहले जैसा दिखता है? वह बिल्कुल अलग दिखता है। वह सचमुच बड़ा हो गया है। जैसा बाप वैसा बेटा। हालांकि जूंग लियाओयुआन के पास बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन ये पूछने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने सहजता से टिप्पणी की। अब सिर्फ इसलिए उसकी प्रशंसा करना बंद करो क्योंकि वह एक इंसान की तरह दिखता है। रात के खाने में जूंग रोंगहुआंग पूरे समय आज्ञाकारी रहा। उसे पहले ऐसे खाने से नफरत थी जहां बहुत से बुजुर्ग लोग मौजूद हों। वह आमतौर पर बहुत कम खाता और जल्दी से अपने कमरे में चला जाता, लेकिन इस बार उसने पूरा खाना खत्म कर दिया और मेहमानों को खाने के बाद दरवाजे पर भेज दिया। मेहमानों के जाने के बाद और जूंग लियाओयुआन के कुछ पूछने से पहले ही वह युवक अपने पिता के पास गया। पिताजी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। जूंग लियाओयुआन ने अपनी भौहें उठाईं। तो वो कुछ करने की फिराक में था। उसने आज्ञाकारी व्यवहार किया क्योंकि उसे कुछ चाहिए था, लेकिन इस बार उसने सचमुच बहुत मेहनत की। उसने अपने सबसे कीमती बाल भी कटवा लिए थे। जूंग लियाओयुआन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने तय कर लिया कि अगर जूंग रोंगहुआंग ने किसी रोमांचक यात्रा पर जाने की कोई बात कही तो वह उससे नाता तोड़ लेगा और उसे छोड़ देगा। बताओ, क्या बात है? जूंग लियाओयुआन ने अध्ययन कक्ष में ठंडे स्वर में कहा। युवक अपने पिता के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस लेने से पहले घबराहट से अपने पिता के चांदी जैसे धारीदार बालों पर नजर डाली। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक ट्यूटर रख दें या मुझे किसी ट्यूशन क्लास में भेज दें। कुछ ही महीनों में मेरी परीक्षाएं हैं। मुझे पता है कि मेरे अभी के ग्रेड के हिसाब से किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला पाना नामुमकिन है। मुझे जबरदस्ती किसी विश्वविद्यालय में भेजना भी समय की बर्बादी होगी, इसलिए मैं पहले सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, फिर ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई करूंगा।
अगले साल मैं सैन्य स्कूल जाऊंगा। झूंग लियाओयुआन पहला वाक्य सुनकर दंग रह गया और झूंग रोंगुआंग के समाप्त होते ही वह अवाक रह गया। झूंग लियाओयुआन ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उसने पूछा, अभी तुमने क्या कहा? तुम सेना में भर्ती होना चाहते हो और सैन्य स्कूल जाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर रखूं? ट्यूशन क्लासेस? क्या वह अपना दिमाग खो बैठा? अध्याय 1158। मैं इसका हकदार हूँ। अध्याय 1158। मैं इसका हकदार हूँ। हाँ, युवक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। तुम्हें अचानक ये ख्याल क्यों आया? मैं कैसे मान लूं कि तुम बस यूं ही कोई हरकत नहीं कर रहे हो या ये कोई मजाक नहीं है? झूंग लियाओयुआन के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। युवक ने दांत पीस लिए। पिताजी, मैं इस बारे में गंभीर हूँ। जहाँ तक वजह का सवाल है, आप जानते हैं कि मेरी कभी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं रहीं। मैं बस यह नहीं चाहता कि मेरे आसपास के लोग मेरी चिंता करें। मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर कुछ हो जाए तो मैं अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकूं। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिस पर आप भरोसा कर सकें, न कि सिर्फ सुरक्षा पाने वाला। झूंग लियाओयुआन अपने बेटे की बातों से सचमुच आश्चर्यचकित हुआ। यदि झूंग रोंगुआंग ने ऐसा कुछ कहा कि मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ और अपने परिवार को गौरवान्वित करना चाहता हूँ, तो वह कभी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बातें कहीं। झूंग लियाओयुआन सोच ही रहा था कि झूंग रोंगुआंग ने एक डरावना लंबा कोड़ा निकाला और अपने पिता की ओर बढ़ा दिया। पिताजी, मैं दरअसल बहन की सलाह मानकर आपसे यह बात छिपाना चाहता था, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। कल रात की घटना याद आते ही युवक का शरीर कांप उठा। कल रात मैं घर से निकलने के लिए खुद पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने सुनबिन और लियांग हाओ कियांग की बात मान ली। मैं कैसीनो गया और धोखा खा गया। मैंने $5 लाख गंवा दिए। तुमने क्या कहा? झूंग लियाओयुआन ने गुस्से से मेज पर थप्पड़ मारा और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। झूंग रोंगुआंग ने चाबुक मेज पर रख दिया और आगे कहा, वे स्थानीय नहीं हैं और वहाँ बहुत सारे लोग थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि सुनबिन और लियांग हाओ कियांग मुझे बचाने के लिए पैसे लेकर वापस आएंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उम्मीद है कि वे दोनों तुम्हें बचा लेंगे। झूंग लियाओयुआन का चेहरा गहरा गया। मेरा बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इसके बाद मैंने और भी ज्यादा बेवकूफी की। झूंग रोंगुआंग की आवाज भारी हो गई। घर फोन करने की हिम्मत नहीं हुई और कोई उपाय न सूझा तो मैंने बहन को फोन कर दिया। साले! झूंग लियाओयुआन ने अपना चाय का प्याला फेंक दिया। अचानक उसके दिमाग में अजीब से विचार तैरने लगे। वह घबरा गया। कल रात तुम्हारी बहन को क्या हुआ था? बताओ। यदि कीर के साथ कुछ नहीं हुआ होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वह अचानक इतना बदल जाता। अपने अनुभव से वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि कल रात क्या हुआ होगा। जैसे ही उसने सोचा कि कीर पर क्या गुजरी होगी, उसका दिमाग चकरा गया। बहन पैसे लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। वे चाहते थे कि वह रात भर उनके साथ रहे। अगले ही पल झूंग लियाओयुआन ने उस युवक को जोर से कोड़ा मारा। झूंग रोंगुआंग जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बाहर से खुला था। झूंग कीर दौड़कर अंदर आई और अपने पिता को झूंग रोंगुआंग को मारने से रोका। रोंगुआंग, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि पिताजी को मत बताना? तुम्हें क्या हो गया है? झूंग रोंगुआंग का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। बहन, मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं छिपना चाहता। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं इसी लायक हूँ। अध्याय 1159। बहन शी जैसा बने। अध्याय 1159। बहन शी जैसा बने। कीर, चले जाओ। मैं आज इस कमीने को जरूर मार डालूंगा। झूंग लियाओयुआन गुस्से से पूरी तरह अंधा हो गया था। पिछली बार मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था और अब तुमने अपनी बहन बना ली है। उसने इस कमीने को पिछली बार क्यों नहीं मारा? क्यों? झूंग लियाओयुआन अपराधबोध में डूब गया। उसने खुद को दोषी ठहराया कि वह कितना बेकार था। अगर उसकी पत्नी वापस आ गई तो वह इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? और उसके पिता, वह तुरंत ही अपनी जान लेना चाहता था। झूंग कीर जोर से चिल्लाई जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता पागल हो गए हैं। पिताजी, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। कल रात कुछ नहीं हुआ। झूंग लियाओयुआन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। आंखें फाड़कर वह दहाड़ा, कुछ हुआ कैसे नहीं? अब वह मेरे सामने घुटने क्यों टेकेगा? हट जा, कीर। मैं सच कह रहा हूँ। पिताजी, ये सच है कि कल रात बुरे लोगों ने मेरे साथ लगभग बलात्कार किया था, लेकिन फिर जियाओ शी ने आकर हम दोनों को बचा लिया। हम कल रात जियाओ शी के घर पर रुके थे और आज सुबह ही वापस आए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जियाओ शी से पूछ सकते हैं। जियो शी? झूंग लियाओयुआन हैरान था। हाँ पिताजी, जिन 3 ड्रग लॉर्ड्स के बारे में आपने आज अपने दोस्तों के साथ चर्चा की थी, वे शायद कल रात वाले 3 थे। जियो शी ने उनमें से एक को बंदूक से मार डाला जो उसने उनसे ली थी और एक अन्य लड़ाई में बेहोश हो गया। आखिरी वाले के रूप में उसका चेहरा लगभग नष्ट हो गया था क्योंकि जब जियो शी घटनास्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि वह मुझे धमका रहा था, इसलिए उसने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। उन तीनों को समाचार में होना चाहिए। झूंग कीर ने जितनी जल्दी हो सके उसे समझाया। झूंग लियाओयुआन का बेकाबू गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तुमने अभी जो कहा, क्या वह सच है? हाँ पिताजी, अगर कल रात मेरे साथ सचमुच कुछ हुआ होता तो क्या मैं आज भी यहाँ होता? झूंग कीर ने तर्कपूर्ण ढंग से समझाया। झूंग लियाओयुआन की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति थोड़ी नरम पड़ गई क्योंकि उसे अंततः अपनी बेटी पर विश्वास हो गया। झूंग कीर ने फिर अपने पिता को कल रात की घटना के बारे में विस्तार से बताया। फिर उसने चिंतित होकर पूछा, पिताजी, क्या शियाओ शी को कुछ होगा?
उसने तो एक इंसान को मार डाला। मुझे सच में डर है कि कहीं उस पर इल्जाम न लग जाए। झूंग लियाओयुआन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या हो सकता है? अगर उसे कुछ हो भी जाए तो मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। जूंग कीर अब निश्चिंत हो गई। जियाओशी निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगी क्योंकि उसके पिता ने उसे वचन दिया था। अब जूंग लियाओयुआन को समझ आ गया कि गिरोह ने झूठ क्यों बोला था और क्यों कहा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और आपस में झगड़ रहे थे। वे अपनी इज्जत बचाना चाहते थे और यह नहीं स्वीकारना चाहते थे कि एक छोटी लड़की ने उन्हें हरा दिया है। जहां तक गुर्गों की बात है तो उन्होंने शायद झूठ बोल दिया होगा क्योंकि उन्होंने देखा था कि कल रात निंगक्षी कितनी शक्तिशाली थी। उठो, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी बहन ठीक है, अगर नहीं तो मैं तुम्हें मार डालता, चाहे तुम्हें कितना भी पछतावा क्यों न हो। जूंग लियाओयुआन ने ठंडे स्वर में कहा। जूंग रोंगरुआंग ने अपने खून बहते कंधे को ढक लिया। जूंग कीर की मदद से वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। तो यही कारण है कि आप अचानक बदल गए? जूंग लियाओयुआन ने पूछा। जूंग रोंगरुआंग ने सिर हिलाया। मैं सिसशी जैसा बनना चाहता हूँ। अगर तुम उसके 100वें हिस्से के बराबर भी हो जाओ तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। जूंग लियाओयुआन ने उस पर व्यंग्य किया। अध्याय 1160। वह किन परिस्थितियों से गुजरी थी? अध्याय 1160। वह किन परिस्थितियों से गुजरी थी? अब मुझे उस लड़की का फिर से एक और कर्ज चुकाना है। जूंग लियाओयुआन ने आह भरी। जूंग की निंगक्षी के लिए सचमुच आभारी थी। निंगक्षी जैसी किसी से उसकी मुलाकात पहली बार हुई थी। अगर कोई उसके साथ जरा भी अच्छा व्यवहार करता तो जूंग की उसका बदला चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जूंग लियाओयुआन ने अपने बेटे को गौर से देखा। तुमने अभी जो बताया मैं उसका इंतजाम कर दूंगा, बशर्ते तुम बदलने के लिए दृढ़ हो। और कल शनिवार है, इसलिए केयर सेंटर में अपने दादाजी के साथ कुछ समय बिताओ। उन्हें तुम्हारी चिंता कम करने दो। कल रात जो हुआ उसके बारे में तुम उन्हें बता सकते हो, लेकिन उन्हें इस तरह मत बताना जैसे तुमने मुझे बताया था। मैंने तुम्हें उसी वक्त लगभग मार ही डाला था। तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी को दिल की बीमारी है। मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि क्या कहना है। ठीक है, जाओ और अपने घाव का इलाज करो। हम आधी रात को जूंग लियाओयुआन खिड़की के पास खड़ा था। वह उलझन भरी नजरों से बाहर देख रहा था। आशा करते हैं कि इस बार बच्चा सचमुच बड़ा हो जाएगा। कई लोग जिंदगी बदल देने वाली कुछ घटनाओं का अनुभव करने के बाद परिपक्व होते हैं। निंगक्षी आज जिस मुकाम पर है उसके लिए उसे किन हालातों से गुजरना पड़ा है। अगले दिन इंपीरियल स्थित इतिहास विभाग के मुख्य कार्यालय में निंग जुएलुओ ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। डेविड और कई अन्य मुख्य सदस्य भी मौजूद थे। जूंग परिवार का नाटक बर्बाद होने के अलावा इतिहास भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। उनके नवीनतम उत्पाद की गुणवत्ता पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई थी। हालांकि डिजाइन विभाग समय समय पर नए डिजाइन जारी करता रहता था, फिर भी स्थिति बदतर होती जा रही थी। स्पिरिट और फैशन मीडिया उन पर दबाव बना रहे थे। वहां मौजूद सभी लोगों में डेविड सबसे ज्यादा बेचैन था। डिजाइन विभाग का मुखिया होने के नाते जाहिर है वह समझ गया था कि असली समस्या उसी में है। अगर हिस्ट्री के पास और उच्च गुणवत्ता वाले डिजाइन नहीं होते तो स्पिरिट जल्द ही उनसे आगे निकल जाता। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? निंग जुएलुओ ने अचानक मुड़कर डेविड की ओर देखा। बॉस एक्चुअली, डेविड जैसे ही स्पष्टीकरण देने वाला था, निंग जुएलुओ ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे तुम्हारे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस नतीजे चाहिए। निंग जुएलुओ की आवाज उदासीन थी। स्पिरिट के नए डिजाइन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हिस्ट्री में उन्हें बहुत बड़ा झटका लग रहा है। स्पिरिट का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। डिजाइन विभाग क्या कर रहा है? यह सही है। अंततः जिसने हमें शीर्ष स्थान पर रखा है वह डिजाइन विभाग है और ये सभी जिम्मेदारियां आपके अधीन होनी चाहिए, डेविड, क्योंकि आप डिजाइन निदेशक हैं, सदस्यों में से एक ने कहा। डेविड ने उस व्यक्ति को घूरा, फिर निंग जुएलुओ की ओर मुड़ा क्योंकि वह घबरा रहा था। क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिल गया जिसके बारे में मैंने तुमसे पूछा था? निंग जुएलुओ ने पूछा। डेविड जानता था कि निंग जुएलुओ किसके बारे में बात कर रहा था। वह इटली का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, हान जियाओ। हालांकि हान जियाओ और फैशन डिजाइन को एक साथ रखना अजीब था और लोग उसे बहुत पहले ही भूल चुके थे। कौन जानता था कि वह अब भी पहले जैसा अच्छा है या नहीं। इसके अलावा डेविड उस पागल आदमी के आसपास भी नहीं रहना चाहता था, इसलिए जब निंग जुएलुओ ने पहले उसका जिक्र किया था तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें चिंता थी कि उनकी स्थिति प्रभावित होगी। ऐसे डिजाइनर की तलाश करना जो निश्चित रूप से उससे बेहतर हो और जिसका चरित्र इतना परेशान करने वाला हो, उसके लिए मुसीबत बन गया। अध्याय 1161 सौभाग्य। अध्याय 1161 सौभाग्य। हालांकि अब उसे समझौता करना ही था। अगर इतिहास पलट गया तो उसका भी अंत हो जाएगा। बॉस, मुझे पता है कि मैं हान जियाओ को कैसे ढूंढ सकता हूँ। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, लेकिन अगर मैं उससे संपर्क भी कर लूँ तो भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वह हमारी मदद करेगा। डेविड हान जियाओ को थोड़ा बहुत समझ गया था। हिस्ट्री की मदद के लिए उसके जैसे अप्रत्याशित व्यक्ति को नियुक्त करना कोई आसान काम नहीं था। निंग जुएलुओ ने कहा, जब तक वह सक्षम है हम उसकी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। ठीक है बॉस, मैं समझ गया। डेविड ने सिर हिलाया और चला गया। बाहर जाने के बाद डेविड ने अपना फोन निकाला, अपना फोन लॉग चेक किया और कॉल किया। हे डेविड, क्या हाल है? फोन के दूसरी तरफ से एक खुशनुमा आवाज आई। जिल, मुझे कुछ मदद चाहिए, डेविड ने कहा। महान डिजाइनर डेविड को मुझसे कुछ चाहिए। वह क्या है? जिल, क्या तुम्हें हान जियाओ नाम का वह इटालियन चीनी याद है? डेविड ने सीधे मुद्दे पर आकर उससे कहा कि वह हान जियाओ को ढूंढना चाहता है।
डेविड द्वारा हान जियाओ का नाम लेने के बाद वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद जिल ने चेतावनी दी, डेविड, मैं भी कभी हान जियाओ की ही कक्षा में थी। उसने सिर्फ मनोरंजन के लिए डिजाइन की पढ़ाई की थी। तुम उस पागल को बिल्कुल नहीं समझते, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। डेविड, मैं मजाक नहीं कर रही। जिल, उस पागल ने क्या किया? डेविड ने हान जियाओ का जिक्र करते हुए उसके डरे हुए स्वर को सुना। हान जियाओ कई देशों की भूमिगत शक्तियों की काली सूची में था। आप सोच भी नहीं सकते कि उसने क्या क्या किया। उस पागल आदमी ने एक बार एक इतालवी माफिया गिरोह को नाराज कर दिया था और उन्होंने उसे मारने के लिए सैकड़ों आदमी भेजे थे, लेकिन वे सैकड़ों आदमी उसी रात गायब हो गए। वे अब तक उनका पता नहीं लगा सके। डेविड चौंक गया और वहीं रुक गया। बस इतना ही नहीं, अगली रात उस पागल ने पूरे माफिया का सफाया कर दिया। गिरोह का सरगना और उसके मुख्य सदस्य अपने विला में मृत पाए गए। बताया गया कि उनके सभी आंतरिक अंग छुरी से निकाल लिए गए थे और उनमें से कुछ को सिल दिया गया था। दीवार पर एक कब्र का भित्ति चित्र भी है। ये किसने किया? क्या हान जियाओ ने? डेविड फुसफुसाया। कौन जाने, लोग कह रहे थे कि हान जियाओ ने ही ये किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अगर ये सच में हान जियाओ है तो कोई नहीं जानता कि उसने एक ही रात में पूरे गिरोह को कैसे खत्म कर दिया। उसने तो बॉस और मुख्य सदस्यों को भी खत्म कर दिया। डेविड को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उसने खुद से कसम खाई थी कि वह उस पागल व्यक्ति के साथ कभी कोई संबंध नहीं रखना चाहता। दुर्भाग्य से निंग जुएलुओ को अभी भी उसकी तलाश करनी थी। जिल, क्या तुम्हारे पास हान जियाओ का संपर्क है? डेविड ने आह भरी। ठीक है डेविड, मैं तुम्हें उसका संपर्क नंबर दे दूंगा। शुभकामनाएं। कॉल खत्म होने और आखिरकार हान जियाओ का फोन नंबर हाथ लगने के बाद उसे बेचैनी महसूस हुई। सोच विचार के बाद वह उस पागल को फोन करने से डर रहा था, इसलिए उसने हान जियाओ को एक मैसेज भेजा। हाँ, हान जियाओ भाई, मैं डेविड हूँ। क्या तुम्हें माँ याद है? जल्द ही डेविड के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। तुम्हारी माँ कौन है? अध्याय 1162। हमें आपकी मदद चाहिए। अध्याय 1162। हमें आपकी मदद चाहिए। धिक्कार है। हान जियाओ की भयानक अफवाहों के बारे में सोचकर वह घबरा गया, इसलिए उसने आतंक टाइप किया और टाइपिंग में गलती हो गई। मुझे की जगह माँ लिख दिया। भाई हान जियाओ, मेरा मतलब है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं डेविड हूँ, जिल का दोस्त। हम पहले भी इटली में मिल चुके हैं। डेविड ने अपना संदेश कई बार टाइप किया, फिर वह संदेश चुना जो उसे भेजने के लिए सबसे उपयुक्त लगा। ओह डेविड, मैं तुम्हें नहीं जानता। डेविड को उसका जवाब सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वे पहले भी इटली में मिल चुके थे। दरअसल वह जिल के ठीक बगल में बैठा था। हाँ, भाई हान जियाओ, तुम बहुत व्यस्त होगे। हम पहले भी मिले थे। तुम जिल के साथ सहपाठी हो, है ना? मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। भले ही हान जियाओ उसके बारे में भूल गया था, वह जिल के बारे में नहीं भूल सकता था। क्या बात है? हान जियाओ ने जवाब दिया। भाई हान जियाओ, मुझे पता चला है कि तुम अब इंपीरियल में हो। मैं भी हूँ। कितना इत्तेफाक है। मैं तुमसे मिलकर हालचाल जानना चाहता हूँ। डेविड को ये संदेश भेजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसे उम्मीद थी कि हान जियाओ उससे मिलने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा ये भी सोच रहा था कि हान जियाओ मना कर देगा। यदि हान जियाओ ने मना कर दिया तो उसे अब ऐसे खतरनाक व्यक्ति से निपटना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि वह निंग जुएलुओ से किया गया वादा पूरा करने में विफल रहा। मैं उंगलियां चाटने लायक दुकान पर खाना खा रहा हूँ। यह ओरिएंटल ईस्ट बिल्डिंग के पश्चिम की ओर है। ये KFC है ना? डेविड ने हिचकिचाते हुए पूछा। KFC? बिना है ना के? डेविड अवाक रह गया। उसने इस आदमी को मैसेज करके ही अपनी जिंदगी के कुछ साल गंवा दिए। हान जियाओ का पता मिलने के बाद भी डेविड सोच रहा था कि क्या उसे सचमुच उस पागल से मिलना चाहिए। हालांकि जब डेविड को निंग जुएलुओ और हिस्ट्री की मौजूदा स्थिति का एहसास हुआ तो उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। डेविड ने खुद को मजबूत किया और हान जियाओ से मिलने के लिए गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। कुछ देर बाद डेविड KFC के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा था। अंदर जाने से पहले उसने गहरी सांस ली। हान जियाओ को पहचानना आसान था। वह एक क्लासिक एशियाई हंक जैसा दिख रहा था। हान जियाओ ने एक स्पोर्टी पोशाक पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल पोनीटेल में बंधे थे। उसने सिर पर एक काला स्नैपबैग भी पहना हुआ था और हमेशा की तरह कूल लग रहा था। हान जियाओ के सामने कई प्यारी दिखने वाली लड़कियां थीं, सभी उसे घूर रही थीं। हेलो, क्या आप मुझे अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? डेविड के उसके पास पहुंचने से पहले लगभग 18 साल की कई लड़कियां हान जियाओ के आसपास जमा हो गई थीं। हान जियाओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और लड़कियों की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वह ऐसी परिस्थितियों में अनुभवी है, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। कुछ लड़कियां बिना कुछ कहे चली गईं। हा, मेरे भाई हान जियाओ, मैं डेविड हूँ। डेविड उसके पास जाते हुए मुस्कुराया। बैठो। हान जियाओ ने अपने सामने खाली सीट की ओर देखा। जो चाहो ऑर्डर करो, पैसे खुद चुकाओ। कोई बात नहीं, मैंने आने से पहले ही खाना खा लिया था। डेविड ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम डेविड हो ना? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ धुंधला सा आभास हो रहा है। क्या बात है? सीधे सीधे कहो, मुझे पसंद नहीं कि लोग मेरा समय बर्बाद करें। हान जियाओ ने फिर अपना चिकन चट कर लिया, हालांकि वह अभी भी असंतुष्ट लग रहा था। ठीक है भाई हान जियाओ, मैं अभी इतिहास विभाग में काम करता हूँ। मेरे बॉस जानते हैं कि तुम कितने काबिल हो, इसलिए हम तुम्हें इतिहास विभाग में आने का न्योता देते हैं। डेविड ने उसे घुमा फिराकर बात करने की हिम्मत नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गया। अध्याय 1163, प्रत्यक्ष आक्रमण। अध्याय 1163,
प्रत्यक्ष आक्रमण। पहले मेरे लिए कुछ और मुर्गियां ले आओ, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। हान जियाओ ने उबे हुए भाव से डेविड की ओर देखा। जरूर जरूर। डेविड तुरंत खड़ा हुआ और 5 ऑर्लियंस ड्रमस्टिक्स का ऑर्डर दिया। उसने चिकन वाली ट्रे ली और उसे सावधानी से हान जियाओ के सामने रख दिया। तुमने अभी जो कहा उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, हान जियाओ ने चिकन चबाते हुए डेविड को बेपरवाही से जवाब दिया। डेविड अवाक रह गया। तुमने मेरे द्वारा खरीदे गए 5 ऑर्लियंस ड्रमस्टिक खा लिए और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? भाई हान जियाओ, मेरे बॉस ने कहा कि जब तक आप स्पिरिट को उखाड़ फेंकने में हमारी मदद कर सकते हैं, हम आपकी जो भी जरूरत होगी उसे पूरा करेंगे। डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की। आत्मा, हम, हान जियाओ ने सोचने वाला चेहरा बनाया। बॉस, मुझे हान जियाओ मिल गया है, वह मेरे ठीक बगल में है। ठीक है, मैं स्पीकर चालू कर देता हूँ ताकि आप उससे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकें। डेविड ने तुरंत निंग जुएलुओ को फोन किया और कॉल स्पीकर पर रख दी। फोन पर एक कोमल महिला की आवाज सुनाई दी। हेलो मिस्टर हान, मैं हूँ। क्या मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया था कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है? हान जियाओ ने डेविड को ठंडी नजरों से देखा। एक पल के लिए डेविड को पूरे शरीर में एक सिहरन सी महसूस हुई। उसने निंग जुएलुओ को बोलने का कोई मौका दिए बिना ही तुरंत फोन कॉल काट दिया। मुझे माफ कर दो। डेविड के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। हालांकि हान जियाओ शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी तीखी नजरों से डेविड को सांस लेने में अजीब तरह की तकलीफ हो रही थी। ये ठीक है, हान जियाओ ने कहा। हाँ, कृपया अपना खाना जारी रखें। अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर देना, मैसेज भी ठीक रहेगा। डेविड फिर दुकान से अजीब तरह से चला गया। हान जियाओ के चिकन खत्म करने के बाद उसने अपना हाथ चाटा और हिस्ट्री के मुख्यालय की ओर चल पड़ा। रुको, तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री के मुख्यालय की पहली मंजिल पर कुछ सुरक्षा गार्डों ने हान जियाओ को रोका, जो खेल पोशाक पहने हुए थे। क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? तुम कौन होते हो जो अंदर आ रहे हो? एक गार्ड ने धमकी भरे अंदाज में हान जियाओ की ओर अपना बिजली का डंडा तान दिया। हिस्ट्री के मुख्यालय में कोई भी घुस नहीं सकता था। उनके बॉस एक मशहूर हस्ती निंग जुएलुओ थे और ढेरों मीडियाकर्मी और पत्रकार हर दिन अंदर जाना चाहते थे। अपने खिलौने दूर रखो। जब बिजली का डंडा हान जियाओ की ओर तान दिया गया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसकी स्पष्ट आंखें बदलने लगीं। तुम बिल्कुल डरपोक लग रहे हो, चले जाओ, सुरक्षा गार्ड ने अधीरता से कहा। हान जियाओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुछ चतुराई भरे कदमों से कुछ गार्डों के पास से निकलकर सीधे मुख्यालय में चला गया। आप बहरा हैं? यह आदमी कौन है जो मुसीबत ढूंढ रहा है? कुछ गार्ड भड़क गए। कुछ दिन पहले ही उन्हें आदेश दिया गया था कि किसी भी मीडिया रिपोर्टर को, खासकर अजनबियों को, अंदर न आने दें। स्पोर्ट्स ड्रेस पहने इस व्यक्ति को उनकी अनदेखी करते देख एक गार्ड ने हान जियाओ पर बिजली के डंडे से हमला कर दिया। ये सुरक्षा गार्ड नियमों का पालन कर रहे थे। वे उपद्रवी के सिर पर निशाना नहीं लगा सकते थे क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ तो वे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसके शरीर पर निशाना साधा। वाह, डंडा काफी जोर से नीचे गिरा। टकराना। अगले ही पल सुरक्षा गार्ड हैरान रह गया। हान जियाओ ने पलटकर भी नहीं देखा। उसने बस अपनी पीठ पर उंगली रखकर बिजली के डंडे को रोक दिया था। अध्याय 1164। इतनी खूबसूरती, यह जरूर कोई लड़का होगा। अध्याय 1164। इतनी खूबसूरती, यह जरूर कोई लड़का होगा। बचे हुए कुछ गार्ड आश्चर्यचकित थे। क्या उसने बिजली के डंडे को अपनी उंगली से रोक दिया? उस डंडे को 180 पाउंड वजन वाले एक गार्ड ने घुमाया था। क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि अपने खिलौने दूर रखो? हान जियाओ धीरे से मुड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन की चमक थी। पहरेदारों के भयभीत भावों के बीच हान जियाओ के दाहिने हाथ से बिजली का डंडा 2 टुकड़ों में टूट गया था। बड़े भाई, इधर आओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो हमें बताना। सुरक्षा गार्ड अचानक 180 डिग्री घूम गया और उसके आगे झुक गया। बाकी गार्ड भी डर गए और उनके पसीने छूट गए। क्या उनके सामने ये खूबसूरत आदमी इंसान भी था? क्या ये कोई राक्षस या भूत हो सकता है? हान जियाओ ने पहरेदारों की परवाह नहीं की। इसके बजाय वह मुड़ा और सीधे हिस्ट्री के मुख्यालय में चला गया। श्री हान जियाओ की उपस्थिति से हिस्ट्री का मुख्यालय तुरंत उन्माद में बदल गया। ओह, बहुत सुंदर, हमारे बड़े बॉस निंग जुएलुओ से भी ज्यादा सुंदर। कितनी सुंदर लड़की है। वे महिला सेलिब्रिटी जिनकी लोकप्रियता उनके चेहरे पर निर्भर करती है, वे इतनी सुंदर भी नहीं होती। क्या तुम अंधे हो? इतनी सुंदरता, जरूर कोई लड़का होगा। भाई हान जियाओ, तुम यहाँ क्यों हो? डेविड, जो बाहर जाने के लिए तैयार था, जब उसने निंग जुएलुओ के कार्यालय से बाहर कदम रखा तो उसने हान जियाओ को देखा और सोचा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे गई हैं। जल्दी से अंदर आओ। डेविड तुरंत हान जियाओ को निंग जुएलुओ के कार्यालय में ले जाने के लिए ऊपर गया। उस वक्त निंग जुएलुओ ऑफिस में कुछ दस्तावेजों को पलट रही थी कि तभी उसे डेविड की आवाज सुनाई दी। उसने भौहें चढ़ाईं और कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक खूबसूरत आदमी डेविड के साथ उसके ऑफिस में आ रहा है। डेविड, ये है? निंग जुएलुओ की आंखें हान जियाओ को करीब से देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। फिर उसने पूछा। निंग जुएलुओ ने फैशन पत्रिकाओं में हान जियाओ की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन वे सभी काफी धुंधली थीं और वह भी अब अलग दिख रहा था। यही वजह थी कि वह हान जियाओ को तुरंत पहचान नहीं पाए। जब उसने उसकी बात सुनी तो डेविड जल्दी से आगे बढ़ा और एक बड़ी मुस्कान के साथ परिचय कराया। बॉस, ये हान जियाओ है। हान जियाओ। जब निंग जुएलुओ ने सुना कि ये हान जियाओ है तो वो एक पल के लिए दंग रह गई। उसके सामने खड़ा ये खूबसूरत आदमी कभी इटली के फैशन डिजाइन उद्योग का एक पागल जीनियस था। मिस्टर हान, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत समय से उत्सुक थी।
निंग जुएलुओ तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और हान जियाओ की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हान जियाओ बस निंग जुएलुओ के पास से गुजरकर उसकी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने मेज पर पैर टिकाए और साफ साफ पूछा, तो इतिहास के बॉस, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? जब उसने निंग जुएलुओ के प्रति हान जियाओ का रवैया देखा तो डेविड को डर था कि निंग जुएलुओ नाराज हो जाएगी और चीजें हाथ से निकल सकती हैं। इसलिए वह समझाना चाहता था, बॉस, हान जियाओ ही ऐसे ही हैं, मत करो। फिर भी निंग जुएलुओ बस उस आदमी की हरकतें देखती रही और उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी बाहें नीचे कर लीं और हान जियाओ की ओर मुड़ी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मिस्टर हान जियाओ, मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन लगता है आपको डेविड से कुछ खबर मिल गई है। कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से दोहरा सकती हूँ। मैं सुन रहा हूँ, हान जियाओ ने अपनी टोपी नीचे करते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोने वाला था। मिस्टर हान जियाओ, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं निंग जुएलुओ हूँ, हिस्ट्री का मालिक, और हिस्ट्री एक उच्च स्तरीय लग्जरी फैशन ब्रांड है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपके पिछले सभी कामों की प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैं आपको हिस्ट्री के डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ। निंग जुएलुओ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। अध्याय 1165। मुझे काफी दिलचस्पी है। अध्याय 1165। मुझे काफी दिलचस्पी है। ओ, हिस्ट्री का डिजाइन विभाग, और कोई नहीं है क्या? हान जियाओ निंग जुएलुओ की कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और दोनों पैर उसकी महंगी मेज पर टिकाकर उसे देखकर मुस्कुराया। जब हान जियाओ ने ये कहा तो डेविड के लिए अपना चेहरा सीधा रखना थोड़ा मुश्किल हो गया। वह डिजाइन विभाग का प्रमुख था। हालांकि डेविड हान जियाओ पर अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह बस ध्यान से मुस्कुराया और हान जियाओ की बात मान ली। मैं नहीं छिपूंगा, मिस्टर हान। हिस्ट्री की डिजाइन टीम में हाल ही में प्रेरणा की कमी है और हमारी बाजार हिस्सेदारी हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी ने हथिया ली है, वरना हम आपको परेशान करने के बारे में सोचते भी नहीं। निंग जुएलुओ ने बिना सोचे समझे कहा। अब उसकी प्राथमिकता स्पिरिट पर काबू पाना था, बाकी सब बातें तो हो सकती थीं। वह समझती थी कि प्रतिभाशाली लोग हमेशा थोड़े ज्यादा सनकी होते हैं। जब तक उसमें क्षमता है, कोई बात नहीं। आत्मा, हान जियाओ बुदबुदाया। उसने स्पिरिट के परिधानों को गौर से देखा था और उसे लगा था कि डिजाइनर वाकई कमाल का है। पोशाक के डिजाइन से लेकर उसके आकर्षण तक सब कुछ एकदम सही था। बस इसी पहलू में उसने हिस्ट्री को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वर्तमान हिस्ट्री स्पिरिट से इसलिए लड़ सकती थी क्योंकि वह पहले ही बाजार में अग्रणी बन चुकी थी और उपभोक्ताओं पर उसकी पहली छाप गहरी थी। इसके अलावा हिस्ट्री की पिछली प्रसिद्ध रचनाएं मीडिया की बदौलत शुरू में वायरल हुई थीं। अन्यथा हिस्ट्री बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती और स्पिरिट उसे मात दे चुका होता। सच कहूं तो यह एक ऐसी कंपनी थी जो खतरे के कगार पर थी। हालांकि ऊपर से देखने पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन समय के साथ अगर हिस्ट्री अब भी आकर्षक काम नहीं कर पाई तो स्पिरिट द्वारा इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। ये बस समय की बात थी। स्पिरिट का डिजाइनर वाकई जीनियस कहलाने लायक था। ऐसे इंसान और उसके काम ने हान जियाओ को वाकई उत्साहित कर दिया। हालांकि उन्होंने उस समय केवल बोरियत के कारण ही फैशन डिजाइन का अध्ययन किया था, लेकिन जब तक कोई चीज उनकी रुचि जगाती रही तब तक वे क्षेत्र की परवाह किए बिना उसमें हाथ आजमाने में प्रसन्न थे। जब उसने देखा कि हान जियाओ लंबे समय तक चिंतन कर रहा था तो निंग जुएलुओ मुस्कुराई और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप स्पिरिट के ब्रांड के बारे में जानते हैं? हान जियाओ ने निंग जुएलुओ के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके मन में उस रात स्पिरिट के स्टोर में आए कुछ डिजाइन याद आ गए। वे बेहद खूबसूरत और क्लासिक थे, जिनमें एक अनोखा स्वाद और आकर्षण था। इसके अलावा उन चंद डिजाइनों ने उनकी रचनात्मक प्रेरणा को काफी हद तक जगा दिया था। अगर वो होते तो पूरब के उस आकर्षण को टुकड़े टुकड़े कर देते और पारंपरिक बंधनों को तोड़कर एक मौत और काले रंग का भोज रच देते। मुझे स्पिरिट में काफी दिलचस्पी है। हान जियाओ ने अपनी टोपी सीधी की और उसकी आंखों में एक जलती हुई चमक की। उस रात उसने निंगक्षी से कहा कि स्पिरिट का डिजाइनर उसके जितना अच्छा नहीं है। फिर भी उस महिला ने उस पर विश्वास नहीं किया और यहाँ तक कि कटु टिप्पणियां भी की। उसे स्पिरिट के प्रतिभाशाली डिजाइनर से अपनी तुलना करने में कोई बुराई नहीं दिखी, ताकि पता चल सके कि किसका काम अदम्य आकर्षण से भरा हो सकता है। निंग जुएलुओ ने अपने सामने खड़े खूबसूरत आदमी को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या इसका मतलब था कि उनके बीच कोई समझौता हो गया था? श्रीमान हान, यदि संभव हो तो मैं आपको एक अच्छी फीस पर इतिहास के मुख्य डिजाइनर के रूप में नियुक्त करना चाहूंगी। निंग जुएलुओ ने हान जियाओ की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए घोषणा की। बॉस, डेविड का चेहरा तुरंत अविश्वास में बदल गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन निंग जुएलुओ ने उसे चेतावनी भरी नजरों से घूरा। डेविड के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। उसने आज हान जियाओ को बुलाने के लिए इतनी मेहनत की थी, फिर भी उसके बॉस निंग जुएलुओ ने हान जियाओ को उसकी जगह लेने दिया। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उसे सिर्फ आपात स्थिति से निपटने के लिए बुलाया गया है। अध्याय 1166। मुझे वॉशबोर्ड पर कितनी देर तक घुटने टेकने की जरूरत है? अध्याय 1166। मुझे वॉशबोर्ड पर कितनी देर तक घुटने टेकने की जरूरत है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे केवल आत्मा में दिलचस्पी है, हान जियाओ ने कहा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। जब उसने सुना कि हान जियाओ की कोई दिलचस्पी नहीं है तो निंग जुएलुओ स्पष्ट रूप से निराश हो गई और डेविड को मन ही मन राहत मिली। मिस्टर हान, क्या मैं एक और बात पूछ सकती हूँ? क्या आपका स्पिरिट के साथ कोई पुराना रिश्ता है? जब निंग जुएलुओ ने ये सोचा तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। नहीं, मैं बस ऊब गया हूँ, हान जियाओ ने एक संदिग्ध मुस्कान के साथ कहा। ठीक है,
निंग जुएलुओ को थोड़ा अजीब लगा। हान जियाओ बिल्कुल वैसा ही था जैसा अफवाहों में कहा गया था। वह सिर्फ वही करता था जो उसे पसंद होता था और उसे किसी वजह की जरूरत नहीं थी। इस कार्य को करने के लिए आपको कितने इनाम की आवश्यकता है? निंग जुएलुओ ने फिर से पूछने की कोशिश की। 0, मुझे बस खुजली हो रही है, बस। हान जियाओ ने बस इतना कहा, जिससे वे और भी चौंक गए। पीचवुड में निंग कसी ने आखिरकार अपनी बाहरी कार्य यात्राएं समाप्त कर ली थीं और वह मुक्त हो गई थी, इसलिए उसने बड़े और छोटे बच्चे के साथ दिन बिताने की तैयारी कर ली थी। लेकिन जैसे ही वह सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने जा रही थी, उसका फोन बज उठा। जून कीर का फोन था। लू टिंगजियाओ ने अपनी आंख के कोने से स्क्रीन पर नाम जरूर देख लिया था। जब उसे वरिष्ठ की पत्नी का, न कि वरिष्ठ के बॉस का, रूप मिला तो निंग शी ने फोन उठाने से पहले तुरंत लाउडस्पीकर चालू कर दिया। हेलो कीर, जियो शी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या अब तुम फ्री हो? कीर के स्वर से लगता है कि वह क्या कहना चाह रही थी। अच्छा, निंग शी ने अपनी लार निगल ली। क्या वो ना कह सकती थी? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार निंग शी केवल एक स्पष्ट और ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ कहने के लिए खुद को मजबूर कर सकी। हाँ, मैं आजाद हूँ। आगे बढ़ो। फोन के दूसरे छोर से झून कीर ने कहा, मेरे पिता और मेरे दादा को पहले से ही पता है कि आपने मुझे और रोनगुआंग को पिछली रात बचाया था। ये सुनते ही निंग शी के पैर कमजोर पड़ गए और वह बगल में खड़े उस क्रूर चेहरे वाले शैतान को दुखी नजरों से देखने लगी। धिक्कार है, वह मर चुकी थी। उसने इतने दिनों तक बड़ी मुश्किल से इसे राज रखा था, लेकिन आखिरकार वह बेखबर हो ही गई। उसे और भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि शैतान इतना शांत लग रहा था। क्या ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है? जियाओ शी, क्या तुम अभी भी मेरी बात सुन रही हो? जब निंग शी अचानक चुप हो गई तो झून कीर ने फोन के दूसरी तरफ से उत्सुकता से पूछा, हाँ मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे पिता और दादा को कैसे पता चला? क्या हमने पहले ही नहीं कहा था कि हम तुम्हारे परिवार को नहीं बताएंगे? जूंग रोंगहुआंग कैसा है? क्या उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया? निंग शी ने उदास होकर पूछा। रोंगहुआंग को मेरे पिता ने कोड़े मारे थे। उसे काफी गहरा जख्म हुआ था, लेकिन उसका इलाज हो गया है और अब सब ठीक है। शुक्र है, मैं ठीक हूँ, वरना मेरे पिता उसे मार ही डालते। जियाओ शी, हमें सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जून कीर ने आह भरी। कीर, क्या कुछ और है? निंग शी ने पूछा, क्योंकि अगर और कुछ नहीं था तो वह फोन रख देगी और शैतान की सजा स्वीकार करेगी। जून कीर ने जल्दी से अपनी बात जारी रखी। ओह, मैं तो मुख्य बात ही भूल गया था। मेरे पिता और दादाजी आज तुम्हें खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे तुम्हें जरूर आमंत्रित करना चाहिए। ठीक है। निंग शी हिचकिचा रही थी, फिर उसने चुपके से शैतान की तरफ देखा। बात यह थी कि उसे यह नहीं पता था कि उसे कितनी देर तक वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने होंगे और वह जा भी पाएगी या नहीं। शैतान जितना शांत दिख रहा था, वह उतनी ही ज्यादा डरी हुई थी। अध्याय 1167, मेरी माँ सही है, भले ही वह गलत हो, वह सही है। अध्याय 1167, मेरी माँ सही है, भले ही वह गलत हो, वह सही है। जियाओ शी, इस बार तुम्हें जरूर आना चाहिए। अगर हम इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो हमारे परिवार को अच्छा नहीं लगेगा। बेशक, ये सिर्फ पिछली रात की बात नहीं है। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। मैंने अपने माता पिता को इसके बारे में बता दिया है और मेरी माँ ने खास तौर पर तुमसे मिलने के लिए फौज से छुट्टी मांगी है। जून कीर ने जल्दी से कहा। कुआ कीर की माँ भी लौट आई थी। उसने सुना था कि मैडम जून का काम बेहद गोपनीय है और वह साल में बस कुछ ही बार घर आती हैं। दरअसल तुम्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ी, मैं तो बस मदद कर रहा था। हम दोस्त हैं, क्या अब भी तुम्हें मेरी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए? वैसे भी तुमने पहले भी मेरी मदद की है। जियो जी, जिन चीजों में मैंने तुम्हारी मदद की थी वे कुछ भी नहीं थीं। ये कुछ भी नहीं था। जो भी हो, यह जरूरी है और अगर तुम नहीं आओगी तो मेरे परिवार को अच्छा नहीं लगेगा। झूम कीर ने गंभीर स्वर में जोर दिया। चूंकि झूम कीर ने इसे ऐसे ही रखा था और मैडम झूम ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था, निंग शी ने इसके बारे में सोचा और निर्णय लिया कि इसे अस्वीकार करना ठीक नहीं होगा। इसलिए वह केवल इतना ही कह सकी, ठीक है, समझ गई, मैं जाती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। झूम कीर ने खुशी से फोन रख दिया। फोन रखने के बाद निंग शी जल्दी से रसोई में भागी और एक वॉशबोर्ड ढूंढ निकाला। फिर उसने सोचा कि यह काफी नहीं है और शैतान के सामने जाने से पहले अचानक एक डुरियन खोदकर निकाल लाए। निंग शी एक हाथ में वॉशबोर्ड और दूसरे हाथ में डुरियन लिए लू टिंगजियाओ के सामने खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर जितनी चापलूसी हो सकती थी उतनी थी। मेरे प्यारे, एक चुन लो, बशर्ते तुम नाराज न हो जाओ। लू टिंगजियाओ भावशून्य रहा। उसकी नजरें वॉशबोर्ड और उसके हाथ में रखे डुरियन पर पड़ी। फिर उसकी भौंहों के बीच का हिस्सा ऐसा झुका मानो वह गिरने ही वाला हो। तुम्हें लगता है कि बस इतना ही काफी है? क्या ये पर्याप्त नहीं था? निंग शी को तुरंत ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह निराश हो गई और उसने अपने हाथों में पकड़ी चीजें फेंक दी, फिर अपना घातक हथियार निकाल लिया। ओह, वह छोटे खरगोश के पैर को गले लगाते हुए रोई। छोटे खरगोश, मुझे बचाओ मम्मी। लिटिल ट्रेजर ने असमंजस में सिर झुका लिया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी उसे क्यों बचाना चाहती हैं। फिर भी उसने दृढ़ता से अपनी माँ को गले लगा लिया और अपने पिता को एक सुरक्षात्मक मुद्रा में एक तीखी नजर से देखा। तुम्हें पता है कि उसने कुछ गलत किया है ना? लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। छोटे बच्चे ने पहले मम्मी की तरफ देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के पापा की तरफ बदला लेने वाली नजरों से देखता रहा।
असल में उसके तेवर चिल्ला रहे थे, मेरी मम्मी सही हैं। अगर वो गलत भी हैं तो भी सही हैं। निंगशी रोने का नाटक करती रही और छोटे बन को गले लगाती रही। लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। माँ बेटे की जोड़ी को देखते ही लू टिंगजियाओ के मन में बर्फ पिघल गई और उसने अपनी भौंहों के बीच की जगह भींच ली। बस मुझे तो पता ही है। जब निंगशी ने उसे सुना तो वह दंग रह गई। हो, शैतान का क्या मतलब था? तुम्हें पहले से ही पता था? निंगशी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया है? लू टिंगजियाओ ने अपनी आंखों के कोने से उसे घृणा से देखा। निंगशी तेजी से बहाव के साथ चली गई और उसे खुश करते हुए बोली, मेरे प्यारे, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। मेरा अभिनय इतना अच्छा है, फिर भी तुमने मुझे तुरंत पहचान लिया। लू टिंगजियाओ ने फिर से उसकी तरफ देखा। अभ्यास से सिद्धि मिलती है। निंगशी अवाक रह गई। उसे इतना निखारने के लिए उसने ऐसा कितनी बार किया होगा? अध्याय 1168। आपको सुंदर कह रहा हूँ। अध्याय 1168। आपको सुंदर कह रहा हूँ। निंगशी ने सोचा और अचानक उसे कुछ याद आया। मैंने अभी अभी खबर सुनी है कि एक छिपे हुए अवैध कसिनो को नष्ट कर दिया गया है और वहाँ मौजूद सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस स्टेशन में उन सभी को रखना मुश्किल था। तो क्या वो तुम थे? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही उसे लगता कि यह लू टिंगजियाओ ही रहा होगा। लू टिंगजियाओ ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी शांत और सुंदर मुद्रा में बना रहा। निंगशी ने तुरंत छोटे बन को छोड़ दिया और बड़े बन की बाहों में सिमट गई। वह उछलकर उस आदमी की ठुड्डी चूमने लगी। बड़े मालिक, शुक्रिया। उसने बड़े और छोटे दोनों बच्चों को सांत्वना देने में बहुत मेहनत की थी। भविष्य में इसकी भरपाई करने का वादा करने के बाद निंगशी झूम परिवार के घर पहुंची। जैसे ही वह सैन्य जिला प्रांगण में पहुंची, वहां लोग उसे झूम निवास में ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। निवास के द्वार पर एक शालीन और शांत महिला इंतजार कर रही थी। जब उसने सुरक्षा गार्ड के बगल में खड़ी लड़की को देखा तो वह महिला संदिग्ध लगी और उसके पास जाकर उसका अभिवादन नहीं किया। जियाओशी, तुम यहाँ हो? उसके पीछे झूमकीर घर के अंदर से दौड़कर बाहर आया और गार्ड के बगल में खड़ी लड़की का अभिवादन किया। निंगशी मुस्कुराई। कीर, जब उसने पुष्टि की कि हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस और कमर तक लंबे बालों वाली यह लड़की निंगशी है तो मेंग लिनेलांग अविश्वास से दंग रह गई। कीर, यह वही जियाओशी है जिसके बारे में तुम सब बात कर रहे थे? निंगशी आज लू टिंगजियाओ और उस छोटे बन के साथ जाने के लिए तैयार थी, इसलिए वो एक सच्ची सुशील युवती की तरह बेहद घरेलू लग रही थी। मेंग लिनेलांग ने उसके बारे में जो कल्पना की थी वो शायद उससे बिल्कुल अलग थी। हाँ माँ। झूमकीर निंगशी को मेंग लिनेलांग के पास ले गया और उसका परिचय निंगशी से कराया। जियोक्षी, यह मेरी माँ है। मैडम जूंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। निंगशी ने उनका अभिवादन किया। उनके सामने बैठी महिला शायद 30 साल की रही होगी। उसका अंडाकार चेहरा, लाल फीनिक्स जैसी आंखें और उसकी आभा एक विशिष्ट सौंदर्य थी। वह झूमकीर की बहनों जैसी लग रही थी और निंगशी उसकी आंखों में छिपे चमत्कार को छिपा नहीं पाए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छी लड़की। आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया। मैंने लोगों से तुम्हारा वर्णन सुना था और मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी सुंदर और शिष्ट लड़की हो। जल्दी से अंदर आओ और हम बात जारी रखेंगे। मेंग लिनेलांग ने आत्मीयता से निंगशी का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गया। मेंग लिनेलांग निंगशी से पहले कभी नहीं मिली थी और उसने उसके बारे में सिर्फ उसके पति और बच्चों से ही सुना था। उन्होंने बताया था कि उसकी निशानेबाजी रोनगुआंग से भी ज्यादा कमाल की थी। उसका मुकाबला लाजवाब था और ड्रग माफियाओं को मारते वक्त उसने जरा भी नहीं हिचकिचाया था। इन सब बातों से उसने हमेशा यही सोचा था कि निंगशी एक खास तौर पर सख्त लड़की है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आज्ञाकारी और प्यारी होगी। लिविंग रूम में जूंग रोनगुआंग एक पुरानी नाराजगी के साथ अंग्रेजी शब्दकोश पकड़े हुए था, लेकिन जब उसने निंगशी को देखा तो उसकी आंखें उसी तरह चमक उठीं जैसे किसी प्रशंसक की अपनी आदर्श से मिलते समय चमक उठती है। बहन शी, तुम यहाँ हो, बैठो। फिर उसने उसे चाय दी और उसके लिए कुछ मिठाई लाए। आज जूंग रोनगुआंग ने एक साधारण सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। यह 18 वर्षीय युवक अपने जीवन के सबसे सुनहरे दौर में था और जवानी से भरपूर था। निंगशी ने उसे देखा और खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाई। अगर तुम पहले ऐसे दिखते तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग जाती? जूंग रोनगुआंग इस चिढ़ाने से शर्मिंदा था। बहन शी, मेरे काले अतीत को उजागर मत करो। क्या मैंने कहा? मैं तुम्हें सुंदर कह रहा हूँ। सच में। जब मेंग लिनेलांग ने देखा कि उसका बिगड़ा हुआ बच्चा अब ऐसा हो गया है तो उसके मन में कई तरह की भावनाएं उठीं और निंगशी की तरफ उसकी नजर कृतज्ञता से भर गई। तुम लोग यही बातें करते रहो, मुझे अभी 2 बर्तन और खाने हैं। जब जूंग रोनगुआंग ने उसे सुना तो उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और जोर देकर कहा, माँ मत जाओ, नानी को ये काम करने दो। अध्याय 1169। आपको परेशान करना है। अध्याय 1169। आपको परेशान करना है। मेंग लिनेलांग ने अप्रसन्न होकर उत्तर दिया, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, इसलिए मुझे अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कुछ व्यंजन अवश्य पकाने चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं। कम से कम उसे तो पता है कि तुम उसे शुक्रिया अदा करना चाहते हो, वरना वह सोचेगी कि तुम बदला लेना चाहते हो। जूंग रोनगुआंग बुदबुदाया। मेंग लिनेलांग ने तुरंत उसे घूरा। हालांकि वो गुस्से में थी, फिर भी उसकी आंखों में प्यार था। बदमाश। कीर ने निंगकसी के कानों में झुककर हंसते हुए बताया, मेरी माँ खाना पकाने में अच्छी नहीं है। निंगशी की आंखों में अस्पष्ट ईर्ष्या थी जब वह मैडम जूंग और उनके बच्चों के बीच बातचीत देख रही थी। जियाओशी, कीर और रोनगुआंग के साथ थोड़ी देर मजे करो, रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा।
ठीक है, मेरी चिंता मत करो। कुछ ही क्षणों बाद रात्रि भोजन तैयार हो गया। गोलमेज पर जून परिवार एक असामान्य अवसर पर एकत्रित हुआ था। जून लियाओयुआन ने अपना वाइन ग्लास उठाया और सबसे पहले खड़ा हुआ। जियाओ शी, आपके लिए टोस्ट। निंग शी यह सुनकर बहुत घबरा गई और जल्दी से अपना गिलास लेकर खड़ी हो गई। बहन शी, मैं भी तुम्हारे लिए पीना चाहता हूँ। मेरे लिए भी पी लो, लेकिन तुम जो चाहो करो। तुम लड़की हो, ज्यादा मत पियो। फिर जूंग रोंगलुआंग ने अपना ड्रिंक पी लिया। निंग शी हंसते हुए अपना सिर हिलाने लगी। उसे आखिरकार याद आया कि वह एक लड़की थी। फिर जून कीर और मेंग लिनलांग ने भी उसे टोस्ट दिया। आखिरकार एल्डर चीफ जून की बारी आई। उनके उठने से पहले ही निंग शी जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, एल्डर, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं सचमुच इसके लायक नहीं हूँ। पूरा भोजन बहुत खुशनुमा था, शायद इसलिए क्योंकि घर की महिला वापस आ गई थी, इसलिए पूरा माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। रात के खाने के दौरान मेंग लिनलांग को निंग शी जितनी ज्यादा बातें करती उतनी ही अच्छी लगती। उसने अपने बच्चों को भी दूर धकेल दिया और निंग शी को अपने सारे उपहार घर ले जाने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी कलाई पर पहना जाने वाला जैड चूड़ा भी उसे देने ही वाली थी, लेकिन निंग शी ने उसे विनम्रता से ठुकरा दिया। वह घर पर सिर्फ स्थानीय खास चीजें ही ले गई जो उसे काफी पसंद आईं। बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार जूंग लियाओयुआन ने अपने सुरक्षा गार्डों को उसे घर भेजने का काम सौंपा। निंग शी के जाने के बाद मास्टर बेडरूम में मेंग लिनलांग ने अपने पति की ओर देखा और बुदबुदाया, क्या जियो शी वास्तव में लिंग्यू की बेटी है? मैंने इसकी पूरी जांच कर ली है, मैं गलत नहीं हो सकता। जूंग लियाओयुआन ने सिगरेट जलाई और आत्मविश्वास से कहा। मेंग लिनलांग की निगाहें ठंडी थीं। किसने सोचा था कि वो अकेली बहन इतनी प्यारी बेटी को जन्म दे सकती है? शुक्र है, क्योंकि वो गाँव में पली बड़ी है, इसलिए इतनी आज्ञाकारी है। अगर उसे पालने के लिए उसके पास छोड़ दिया जाता तो मुझे नहीं पता कि वो कैसी होती। इसके बारे में कम बोलना ही बेहतर है। जूंग लियाओयुआन ने आह भरी। मुझे अब भी लगता है कि निंग शी को निंग परिवार से बाहर निकाले जाने में कुछ गड़बड़ है। दरअसल हो सकता है कि इसका संबंध उस गोद ली हुई बेटी से हो। मेंग लिनलैंग ने बुदबुदाया। फिर उसने पूछा, बुजुर्ग क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या हम उसे अपना मानेंगे? फिर निंग परिवार ने गलत फैसला किया है और अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पा रहा है। अगर हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम चुपचाप बैठकर परवाह नहीं भी कर सकते, भले ही हमें पता हो। बुजुर्ग ने कहा कि वह वर्षों पहले हुई घटना से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, लेकिन वह निंग शी से प्यार करते हैं और उन्होंने मुझे उसकी अच्छी देखभाल करने को कहा है। जूंग लियाओयुआन ने कहा, जरूर, हमें देखना चाहिए। जूंग परिवार निंग शी पर इसलिए नजर नहीं रख रहा है क्योंकि वह उसकी कोख से पैदा हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें ये बच्ची बहुत पसंद है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। जब उसकी पत्नी ने ऐसा कहा तो जूंग लियाओयुआन को हल्कापन महसूस हुआ और सब कुछ तुरंत स्पष्ट हो गया। तुम सही कह रहे हो। मेंग लिनलांग अभी भी चिंतित था। अरे बुढ़े, लोगों की देखभाल के बारे में तुम्हें क्या पता? तुम इतनी नाजुक लड़की को भी सेना में भर्ती करना चाहते थे। मैंने जो रिपोर्ट जमा की है वो जल्दी पूरी हो जानी चाहिए। मेरे लौटने का इंतजार करो, फिर मैं ये सब संभाल लूंगा। जूंग लियाओयुआन हंसा, तब तो मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, मेरी पत्नी। अध्याय 1170 विवाह पूंजी अर्जित करें। अध्याय 1170 विवाह पूंजी अर्जित करें। जूंग परिवार से लौटते ही निंग शी जल्दी से प्लेटिनम पैलेस पहुंची और बड़े छोटे बंस को साथ ले गई। अगले दिन उसने उनके साथ ओशन पार्क जाने के लिए भी समय निकाला। थोड़े समय के ब्रेक के बाद वह फिर से शादी के लिए पैसे कमाने के रास्ते पर चल पड़ी। स्पिरिट हाल ही में तेजी से प्रगति कर रहा था और उसकी बाजार हिस्सेदारी हिस्ट्री से कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी। मीडिया और जनता द्वारा हिस्ट्री के प्रदर्शन पर सवाल उठाए जाने लगे। जब से वे आकर्षक डिजाइन जिन्होंने उसे प्रसिद्धि दिलाई और हिस्ट्री को शीर्ष पर पहुंचाया कमजोर पड़ने लगे, हिस्ट्री का पतन शुरू हो गया और उसने धीमी गति से नए डिजाइन जारी किए। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी अपने प्रसिद्ध उत्पादों जैसी गुणवत्ता हासिल नहीं कर सका और यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही पिछले काम की नकल भी की, जिससे उनके सभी ग्राहक परेशान हो गए। दूसरी ओर हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी स्पिरिट ने अपनी ऊर्जा पर काबू नहीं रखा। उनके उत्पाद हर बार नए होते थे और उनकी डिजाइन क्वालिटी बेहद संतुलित थी। इस वजह से स्पिरिट को भी कई कट्टर प्रशंसक मिले। हिस्ट्री के आधिकारिक वीबो फोरम पर कुछ दर्शक रोज हिस्ट्री से सवाल पूछते थे। उनकी वजह से हिस्ट्री के कई वफादार प्रशंसक नाराज हो जाते थे और यहाँ तक कि अश्लील बातें भी करते थे। आत्मा का क्या? वे तो इतिहास की अवधारणा की नकली प्रति हैं। यदि हिस्ट्री के लुभावने अवसर ने बाजार को और अधिक संभावनाओं के लिए खोल दिया होता तो स्पिरिट आज उस स्थान पर नहीं पहुँच पाती जहाँ वह है। हर उद्योग में रुकावटें आती हैं। डिजाइनर भी भगवान नहीं होते। प्रेरणा पाने में समय लगता है। इनमें से कुछ बेकार लोग तो बहुत ही घटिया हैं। तुम सबको तो स्पिरिट ने ही नौकरी पर रखा है ना? ये कितना मजेदार है। तुम कह रहे हो कि हिस्ट्री ने स्पिरिट के डिजाइन आइडियाज की नकल की है। क्या तुम्हारे माता पिता जानते हैं कि तुम लिखने में इतने अच्छे हो? मुझे नहीं पता कि जब हिस्ट्री का ब्रांड मशहूर हुआ था तब स्पिरिट कहाँ थे। मुझे लगता है कि वाकई साहित्यिक चोरी जरूर हुई है, लेकिन स्पिरिट ही हिस्ट्री के आइडियाज की नकल कर रहा है। हिस्ट्री उन्हें छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न करने की इजाजत दे रही है, लेकिन अब वे पलटवार करने की हिम्मत कर रहे हैं। कितना घटिया ब्रांड है। सिर्फ घटिया लोग ही स्पिरिट जैसे घटिया ब्रांड को पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि हमें सच बोलना चाहिए। हिस्ट्री के शुरुआती डिजाइन वाकई बहुत ही शानदार थे, इसलिए हिस्ट्री ने आसानी से पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया और शुरुआती सफलता हासिल की।
लेकिन स्पिरिट के पुराने डिजाइनों को देखिए, वे वाकई हिस्ट्री के मशहूर डिजाइनों से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा आकर्षण था। हिस्ट्री ने शुरुआत में यही नहीं किया था। शायद ये पूरी साहित्यिक चोरी का दावा बेबुनियाद न हो। जहां तक किसी ने दूसरे की नकल की है इसका सवाल है, तो यह इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कौन सा ब्रांड पहले सफल हुआ था। ऊपर वाला आदमी स्पष्ट रूप से स्पिरिट की 50 सेंट वाली पार्टी 1 है। स्पिरिट ने शायद आपको 50 सेंट से अधिक का भुगतान किया है ना? जोड़ 10,086 अंक। इस पर क्या मजाक है? इतिहास की मंदबुद्धि प्रशंसक लड़कियां पागल कुत्तों की तरह हैं, जो बिना किसी तर्क के किसी को भी पकड़ लेती हैं, उसे काट डालती हैं। हाँ, मैं हंस रहा हूँ। मैं स्पिरिट की 50 सेंट पार्टी से बस यही कहना चाहता हूँ, भाड़ में जाओ। स्पिरिट की मंदबुद्धि 50 सेंट पार्टी शुद्ध मूर्खता है। स्पिरिट और हिस्ट्री के वफादार समर्थकों ने वेबो पर धमाका कर दिया और यहाँ तक कि नवीनतम गर्म विषयों तक भी पहुँच गए। इतिहास के मुख्यालय में निंग ज़ुएलुओ अपने फोन पर वीबो पर चर्चित विषयों को देख रही थीं। इतिहास और आत्मा से जुड़ी खबरें हर जगह फैली हुई थीं। अब ऑनलाइन खबरें इस प्रतिद्वंद्विता पर छाई हुई थीं और ज्यादातर उंगलियां स्पिरिट द्वारा हिस्ट्री की नकल करने की ओर इशारा कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि और भी नेटिजन्स इस बातचीत में शामिल हो रहे थे। निंग ज़ुएलुओ के मुंह पर मुस्कान आ गई। डेविड, हान जियाओ का डिजाइन कैसा चल रहा है? निंग ज़ुएलुओ ने अपना फोन नीचे रखा और डेविड की ओर देखकर पूछा। अच्छा। डेविड स्तब्ध रह गया, फिर उसने सिर हिलाकर यह जताने की कोशिश की कि उसे कुछ नहीं पता। जब से हान जियाओ इतिहास विभाग में आया है, उसने डिजाइन विभाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और विभाग के कर्मचारियों को भी उसने बाहर निकाल दिया है। पूरे विभाग में सिर्फ हान जियाओ ही थे। अनुवादक के विचार। दाववादी 7 1 50 सेंट पार्टी, चीनी कटबोली, एक व्यक्ति जो कथित तौर पर इंटरनेट साइटों पर सरकारी प्रचार प्रसारित करता है। अध्याय 1171 लुभावनी। अध्याय 1171 लुभावनी। आमतौर पर डेविड हान जियाओ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता था, इसलिए वह शायद ही कभी डिजाइन विभाग में जाता था। निंग ज़ुएलुओ को पता था कि लोहा गर्म है, तभी वार करना चाहिए। अब जबकि ज्यादातर नेटिजन्स को लग रहा था कि स्पिरिट उनकी नकल कर रहा है, अगर हान जियाओ इतने कम समय में कोई उच्च गुणवत्ता वाला परिधान डिजाइन कर दे तो वे स्पिरिट को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। मेरे पीछे डिजाइन विभाग में आओ, निंग ज़ुएलुओ ने आदेश दिया और वह कार्यालय से बाहर निकलकर डिजाइन विभाग की ओर चल पड़ी। असहाय होकर डेविड उसके पीछे चला गया। कुछ ही क्षण बाद इतिहास के डिजाइन विभाग में मूलतः बर्फ जैसी सफेद दीवार को हान जियाओ ने जल रंग की कलम से जटिल रूप दे दिया था और यह ऐसी छवियों से भरी हुई थी जिन्हें समझना कठिन था। मिस्टर हान जियाओ, आप हमें अपना कुछ काम कब दिखा सकते हैं? जब वह विभाग में दाखिल हुई तो निंग ज़ुएलुओ ने कुर्सी पर बैठे हान जियाओ को घूरा और मुस्कुरा दी। हान जियाओ ने अपनी टोपी उठाकर उसे देखा और निंग ज़ुएलुओ को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी मेज पर रखे ड्राफ्ट पलटता रहा। निंग ज़ुएलुओ ने संकेत समझ लिया और उसके पास गया, डिजाइन ड्राफ्ट को फैलाया और बारीकी से उनका निरीक्षण किया। यह कुछ ही क्षणों बाद निंग ज़ुएलुओ की आंखों में आश्चर्य छा गया। विभिन्न परिधानों के कुल 10 डिजाइन ड्राफ्ट थे। अगर उन्हें अलग अलग देखा जाए तो वे साधारण से लगते थे और कुछ खास आकर्षक नहीं लगते थे, लेकिन जब 10 डिजाइनों को एक साथ रखा गया तो निंग ज़ुएलुओ और डेविड को हान जियाओ के डिजाइनों की विशिष्टता का पता चला। पूर्ण ड्राफ्ट की विषय वस्तु में एक अनूठा आकर्षण था जो किसी को भी उसमें डूबने के लिए प्रेरित करता था। एक बार देखने मात्र से ही कोई उसमें पूरी तरह डूब जाता था। अंधकार, पीड़ा और मृत्यु। संपूर्ण कलात्मक निर्देशन अलौकिक है, जो एक प्रकार की निराशा का एहसास पैदा करता है। विस्तृत रूपांकनों से जादू टोने का एहसास होता है और रसातल, रात, एक मडराता हुआ अभिशाप, अकेलापन, निराशा, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे वे धरती पर नर्क में पहुंच गए हों। डेविड ने इकट्ठे किए गए ड्राफ्टों की जांच की और महसूस किया कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया है। ये गहरे तत्वों से युक्त एक पूरी तरह से अवांट गार्डे शैली थी। यह अपरंपरागतता के शिखर पर पहुंच गई थी। फिर भी इस तरह की गॉथिक शैली पूरी तरह अस्वीकार्य नहीं थी। इसे पूर्णता भी कहा जा सकता था। इस पोशाक को पहनने के बाद एक साधारण महिला का भी आकर्षण बढ़ जाता था और वह अनाम अहंकार वस्तुतः उसकी उपस्थिति को और भी मजबूत बना देता था। ये बहुत सुंदर है। सबसे खास बात ये थी कि यह बिल्कुल अनोखा और आकर्षक था। यह निश्चित रूप से नेपन की तलाश में लोगों की चाहत के अनुरूप था। निंग ज़ुएलुओ की आंखें चमक उठीं। उसने दूसरे डिजाइनों में भी ऐसे ही स्टाइल देखे थे जिनमें अंधेरे और मौत को थीम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सच कहूं तो ये पूरा स्टाइल लोगों को असहज और थोड़ा डराने वाला होता था। आखिरकार लोग इन्हें पहनते ही नहीं थे। दूसरी ओर हान जियाओ का डिजाइन बिल्कुल अलग था। हालांकि वह निराशा के गहरे रंगों से भरा था, फिर भी उसमें कोई जानलेवा भावना नहीं थी। इसके बजाय उसमें रहस्यमयी पूर्वी संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन स्वाद था। यहाँ तक कि निंग ज़ुएलुओ भी खुद को इस वस्तु को खरीदने से नहीं रोक सकी। इसे डिजाइन करने में आपको कितना समय लगा? निंग ज़ुएलुओ ने अनिच्छा से अपनी नजरें हटाईं और हान जियाओ से पूछा। आपके प्रश्न का क्या अर्थ है? मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। तो बेहतर होगा कि आप अपनी जिज्ञासा पर फिर से लगाम लगाएं। हान जियाओ भावशून्य था, फिर भी उसकी आंखें किसी को भी सिहरन पैदा कर सकती थीं। अध्याय 1172 काला धर्म। अध्याय 1172 काला धर्म। हान जियाओ के रवैये से निंग ज़ुएलुओ नाराज हो गई।
लेकिन न तो हान जियाओ डेविड नाराज था, न ही वह हिस्ट्री का कोई कर्मचारी। दरअसल स्पिरिट को अथाह रसातल में फेंकने के लिए उसे हान जियाओ का हाथ उधार लेना पड़ा था, इसलिए वह उसे अभी तक रोक नहीं पाए। हाँ, इसे दिल पर मत लीजिए मिस्टर हान, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। जहाँ तक आपके डिजाइन की बात है, मैं आपके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की योजना बना रहा हूँ। निंग ज़ुएलुओ ने अपनी बात पूरी की और डिजाइनों को फिर से देखने लगा। हालांकि कुछ ही सांसों के बाद निंग ज़ुएलुओ के माथे पर बल पड़ गए। इससे पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसमें एक स्पष्ट दोष था। सभी डिजाइनों में शरीर का अभाव था। मिस्टर हान जियाओ, आपके डिजाइन में थोड़ी सी खामी है। निंग ज़ुएलुओ ने डिजाइन को हान जियाओ के सामने वापस मेज पर रख दिया और बताया। जब उसने ये देखा तो हान जियाओ खड़ा हो गया और निंग ज़ुएलुओ को ऐसी आंखों से देखा जिसमें कोई मानवीय भावना नहीं दिख रही थी। हान जियाओ द्वारा इस तरह से आंके जाने पर उसे यकीन नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन निंग ज़ुएलुओ ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है। तुम जैसे बेतुके नौसिखिए को क्या पता कि खामी क्या होती है। हान जियाओ के होंठ सिकुड़ गए और एक शैतानी मुस्कान फैल गई। कोई भी डिजाइन परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन अपने आप में एक अपूर्णता है। अगर ऐसा है तो मैं परफेक्शन पाने का दिखावा करने के लिए अपना दिमाग क्यों खपाऊं? ओह भाई, हान जियाओ सही कह रहा है। बॉस बस तुम्हारी चिंता कर रहा है, इसलिए प्लीज इसे दिल तक मत पहुंचाना। हा। डेविड हकलाया। भले ही उसने निंग ज़ुएलुओ को नाराज किया हो, लेकिन उसने हान जियाओ के पैर पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। दरअसल उसकी बॉस इस पहलू से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी, फिर भी उसने हान जियाओ के काम पर सवाल उठाए थे। जब तक वह इस पागल हान जियाओ को भड़काएगी, तब तक उसे पता चलेगा कि खामी क्या होती है। उसे डर था कि मुसीबत में कोई निर्दोष फंस जाएगा और हान जियाओ उसे खामी में बदल देगा। भाई हान जियाओ, ये डिजाइन जरूर ये दर्शाने की कोशिश कर रहा होगा कि पूर्णता कुरूपता का ही एक रूप है और हमें अपनी कमियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह अपने आप में एक तरह की सुंदरता है। डेविड ने अपनी चापलूसी भरी नाक दिखाते हुए बड़ी मुस्कान दी। तुम्हें क्या पता? हान जियाओ ने फिर से अपनी टोपी नीचे खींची और पीछे झुक गया। मैं बस खामियां डिजाइन करने में आलस्य कर रहा हूँ। ये सुनकर डेविड का चेहरा उदास हो गया और उसे अजीब सा लगा। हान जियाओ कुछ ज्यादा ही सीधा सादा हो रहा था। तो फिर श्रीमान हान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? निंग ज़ुएलुओ ने पूछा। निंग ज़ुएलुओ को भरोसा नहीं था। भले ही उसमें कुछ खामियां थीं और इस परिधान के आकर्षण का विरोध न कर पाने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि हान जियाओ का क्या मतलब है। यह व्यक्ति बहुत अजीब था। इतिहास इस टुकड़े का उत्पादन कर सकता है, लेकिन संख्या 50 इकाइयों से अधिक नहीं हो सकती। हान जियाओ ने स्पष्ट रूप से कहा। 50? आपका मतलब है कि इसे सीमित संस्करण बनाना है? मेरा काम देखने के लिए है, लाभ के लिए नहीं, समझे? हान जियाओ ने जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं पहले 50 बनाऊंगा। निंग ज़ुएलुओ ने इसके बारे में सोचा और अंत में सहमत हो गया। आखिरकार जब तक हान जियाओ उनकी कंपनी में रहेंगे, उनके पास इस तरह का और भी बहुत सारा काम होगा और भले ही उत्पादन कम हो, इससे हिस्ट्री की ब्रांडिंग में सुधार हो सकता है। श्रीमान हान जियाओ, मुझे आश्चर्य है कि इस पोशाक का नाम क्या होना चाहिए? निंग ज़ुएलुओ ने जाने से पहले पूछा। काला धर्म, हान जियाओ ने उत्तर दिया। बहुत जल्द हान जियाओ का काला धर्म आखिरकार इतिहास द्वारा निर्मित कर दिया गया। कुल मिलाकर 50 टुकड़े थे, न ज्यादा न कम, और ब्लैक रिलीजन की पहली पोशाक निंग ज़ुएलुओ के निजी संग्रह के लिए रखी गई थी। इसके बाद निंग ज़ुएलुओ ने सभी बड़ी फैशन पत्रिकाओं और कुछ प्रभावशाली फैशन हाउसों को हिस्ट्री की नवीनतम कृति को देखने के लिए आमंत्रित किया। अध्याय 1173 सौंदर्य। अध्याय 1173 सौंदर्य। ब्लैक रिलीजन जादुई था। उसकी हर चीज अलग अलग रंगों और शैलियों की थी। मीडिया में प्रकाशित होने के बाद इंपीरियल का हर सोशलाइट हिस्ट्री देखने आया और उसके उत्पाद खरीदने की इच्छा रखने लगा। हालांकि हिस्ट्री ने खबर जारी की कि ब्लैक रिलीजन आउटफिट के हर पीस की कीमत सिर्फ 50 यूनिट तक सीमित होगी और फिलहाल ये बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगा। कुछ ही दिनों में ब्लैक रिलीजन आउटफिट के हर पीस की कीमत अविश्वसनीय रूप से 7 अंकों तक बढ़ गई और ब्लैक रिलीजन हिस्ट्री की बिक्री में काफी वृद्धि हुई। वे पहले से भी अधिक लोकप्रिय हो गए। वेबो पर ब्लैक रिलीजन काला धर्म गर्म विषय सूची में शीर्ष पर पहुंच गया। जिस समय ब्लैक रिलीजन रिलीज हुआ, स्पिरिट की कई लोगों द्वारा कड़ी आलोचना की गई। स्पिरिट सदी का मजाक है। क्या वे ये कहने की हिम्मत करते हैं कि इतिहास की क्षमता खत्म हो गई है? उनका स्तर बिल्कुल अलग है। क्या आप ब्लैक रिलीजन जानते हैं? इसकी कीमत अब 7 अंकों में है और दुनिया भर में इसकी 50 प्रतियां ही सीमित हैं। इतिहास ही असली है। अगर ब्लैक रिलीजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए तो क्या आपको लगता है कि स्पिरिट बच पाएगा? सिर्फ इसलिए कि आप इतिहास के समर्थक हैं, इतना घमंडी मत बनो। ये सच है कि अश्वेत धर्म अच्छा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। आत्मा के कुत्तों, तुम कहाँ हो? वे लोग कहाँ थे जिन्होंने कहा था कि इतिहास खत्म होने वाला है? स्पिरिट वाकई बेशर्म है। उनसे घिनौनी बदबू आती है। उन्होंने न सिर्फ इतिहास की नकल की, बल्कि इतिहास को नीची नजर से भी देखा। और अब ब्लैक रिलीजन रिलीज होने पर वे बिल्कुल चुप हो गए हैं। हिस्ट्री की नई रिलीज हुई लाइन ने उनके प्रशंसकों को दीवाना बना दिया और स्पिरिट के समर्थकों की आवाजें तुरंत धीमी पड़ गईं। स्पिरिट के ज्यादातर प्रशंसकों ने स्पिरिट से आग्रह किया कि वे ब्लैक रिलीजन से बेहतर कोई नई सीरीज लेकर आएं, वरना वे उनसे मुंह मोड़ लेंगे।
स्पिरिट के कार्यालय में निंगशी ने फैशन पत्रिका में ब्लैक रिलीजन लेख को देखा और भौहें चढ़ा दी। असंभव। गोंग शांगजे ने अपने हाथ में रखी पत्रिका को घूरते हुए कहा, डेविड ऐसा डिजाइन कभी नहीं बना सकता था। तुम्हारा मतलब? निंगशी सचमुच समझ गई कि गोंग शांगजे का क्या मतलब था। अगर डेविड सचमुच इतना काबिल था तो क्या उसे गोंग शांगजे के डिजाइन पहले चुराने की जरूरत थी? मुझे यकीन नहीं है। गोंग शांगजे ने सिर हिलाया। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि डेविड इतना प्रतिभाशाली नहीं है। मुझे लगता है कि कोई और हिस्ट्री की मदद कर रहा है। कोई इतिहास की मदद कर रहा हो या नहीं, काला धर्म तो पहले ही रच दिया गया है। यह आत्मा के लिए एक घातक आघात है। हाल ही में इतिहास का बाजार हिस्सा हमसे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अगर यह और लंबा चला तो बहुत बुरा होगा, निंगशी ने कहा। लेकिन क्या सिर्फ अश्वेत धर्म ही दुनिया में तूफान नहीं मचा रहा है? डायरेक्टर गोंग, आप एक श्वेत धर्म क्यों नहीं बनाते और इतिहास का खंडन क्यों नहीं करते? हान मोमो ने निंगशी के लिए एक कप कॉफी बनाई और गोंग शांगजे का उत्साहवर्धन किया। यह आसान नहीं है। गोंग शांगजे की आंखों में भय भर गया। काले धर्म की लोकप्रियता कोई संयोग नहीं है। इसमें अंधकार के प्राचीन पूर्वी तत्व शामिल थे और यह बौद्ध धर्म के मूल विचार के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है। ये सचमुच एक खूबसूरती है। हान मोमो हैरान था। क्या काला धर्म वाकई इतना शक्तिशाली था? इतना कि कठिन गोंग शांगजे को भी उससे पार पाना मुश्किल हो गया। अध्याय 1174, कुछ नहीं, संयम पर प्रशिक्षण। अध्याय 1174, कुछ नहीं, संयम पर प्रशिक्षण। इसके अलावा ये डिजाइन विशेष रूप से हमें टक्कर देने के लिए बनाया गया था, जिसमें एक चरम अवधारणा का उपयोग करके दूसरे का मुकाबला किया गया था। ये कौन हो सकता है? गोंग शांगजे ने निराशा में अपनी मुठियां भींच लीं। निंगशी को फैशन डिजाइन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक महिला होने के नाते जब भी उसे कोई अच्छा डिजाइन दिखता तो वह उसे पहचान लेती। सच कहूं तो उसे ब्लैक रिलीजन बहुत पसंद था। अगर वह इतिहास से न होता तो वह उसे जरूर अपना लेती। बॉस, मुझे थोड़ा समय दीजिए। गोंग शांगजे गंभीर दिखे। मुझे तुम पर विश्वास है। निंगशी मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था जैसे गोंग शांगजे का सामना उसके प्रतिद्वंदी से हो गया हो। आखिरकार यह कोई बुरी बात भी नहीं थी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा सर्वश्रेष्ठ को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाती है। फिर भी निंगशी भी उत्सुक थी। हिस्ट्री ने स्पिरिट का मुकाबला करने के लिए किस विशेषज्ञ को नियुक्त किया था? जैसा कि गोंग शांगजे ने कहा था, ब्लैक रिलीजन को खास तौर पर स्पिरिट का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। स्पिरिट की चरम डिजाइन शैली पर हमला करके कंपनी छोड़ने के बाद निंगशी परेशान थी और अपना तनाव दूर करना चाहती थी। ब्लैक रिलीजन शायद उसे किसी और की याद दिलाता था, एक ऐसे व्यक्ति से जिससे वह पहले मिल चुकी थी। उसका आभामंडल काले गौथिक तत्वों से बिल्कुल मेल खाता था। फिर उसने फोन किया। क्या हुआ? फोन पर एक सुस्त आवाज आई। हे भगवान, आप क्या कर रहे हैं? निंगशी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, संयम पर प्रशिक्षण पर। निंगशी अवाक रह गई। हान जियाओ, कृपया ठीक से बात करो, अगर नहीं तो मैं तुम्हें जोरदार थप्पड़ मारूंगी। निंगशी ने उसे डांटा। तुम्हें अपने हाथ से कितनी नफरत है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मुझे थप्पड़ मारने से यह टूट जाएगा? बकवास बंद करो। भगवान, कृपया मुझे कुछ कौशल सिखाओ, निंगशी ने कहा। क्या इसे पिछली बार किया गया एहसान चुकाना माना जाएगा? नहीं, उसके लिए उस पर एहसान करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। ओह, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। हे भगवान, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें केएफसी में खाना खिलाऊंगा। तुम कहाँ हो? मैं वहाँ आऊंगा। निंगशी फिर से अवाक रह गई। अगर कोई उसे खाने का ऑफर दे तो हान जियाओ जरूर वहाँ होता। वह आधा सेकंड भी देर से नहीं आता। केएफसी उसका पसंदीदा था। हान जियाओ के खाने के तरीके और उसकी बेतहाशा भूख को देखकर निंगशी ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना जन्मजात सुंदर चेहरा बर्बाद कर दिया। 5 और ऑर्लियंस बेस्ड चिकन विंग्स। हान जियाओ ने पुकारा, खाना बंद करो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, निंगशी ने हान जियाओ को खींचकर अपनी कार में बैठा लिया। कुछ देर बाद एक ताइक्वांडो केंद्र में हान जियाओ ने उलझन में इधर उधर देखा। यही वह अच्छी जगह है जिसका तुमने जिक्र किया था। आओ भगवान, मुझे कुछ कौशल सिखाओ। निंगशी ने उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। हालांकि यह आदमी पागल था, पर एक शक्तिशाली योद्धा था। जब भी वह दूसरे बड़े भाई के साथ प्रशिक्षण लेती, उसकी बार बार आलोचना होती। वह उसका मुकाबला करने के लिए कुछ नया सीखना चाहती थी। मुझे इन कूड़े के सामने लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हान जियाओ आलस से फर्श पर गिर पड़ा। बच्चे, तुमने अभी किसे कचरा कहा? अगले ही पल कुछ बड़े बड़े लोग उसके पास आए। जिसने बात की थी वह एक मोटा आदमी था। उसके शरीर के आकार से अंदाजा लगा रहा था कि उसका वजन लगभग 120 किलो होगा। मुझे माफ करना, मेरा दोस्त बस मजाक कर रहा था, निंगशी ने समझाया। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। मोटे आदमी ने निंगशी को जोर से धक्का देकर दूर धकेल दिया। बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमने किसे कचरा कहा? उन्होंने हान जियाओ को खतरनाक तरीके से घेर लिया। हान जियाओ हैरान होकर इधर उधर देखने लगा और उस मोटे आदमी को देखने लगा। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ सब बेकार हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, नाराज मत हो। अध्याय 1175, आप मुसीबत ढूंढने में बहुत माहिर हैं। अध्याय 1175, आप मुसीबत ढूंढने में बहुत माहिर हैं। क्या तुम मौत मांग रहे हो? मोटा आदमी गुस्से में आ गया और उसने हान जियाओ को फर्श से उठा लिया। तुम कमीने, महिला के सामने सख्त अभिनय कर रहे हो, है ना? तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें तब तक थप्पड़ मारूंगा जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान न ले।
जैसे ही उसे पकड़ा गया, अन्य छात्रों ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। निंगशी ने अपना चेहरा ढक लिया और कराह उठी। यह आदमी मुसीबत ढूंढने में बहुत माहिर है। मोटे आदमी, मेरी बात सुनो, जाने दो। हान जियाओ ने उस पर मुस्कुराया। तुमने अभी किसे मोटा कहा? मैं तुम्हें मुक्का मारकर मार डालूंगा। मोटा छात्र और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। मोटे आदमी, क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से मार सकता हूँ? हान जियाओ की मुस्कान गायब हो गई। तुम मर गए। मोटा छात्र हान जियाओ पर चिल्लाया और फिर उस पर एक मुक्का मारा। उसका मुक्का हान जियाओ तक पहुंचने से पहले ही उसकी एक उंगली का साया उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। पलक झपकते ही हान जियाओ की उंगली उस तक पहुंचने से पहले ही उसकी उंगली के जोर से हवा का एक झोंका उस मोटे छात्र के बालों पर आ गिरा। फिर उसने अपनी उंगली उस मोटे छात्र के धड़ की ओर तान दी। वहां मौजूद लोगों को ये तो पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने 120 किलोग्राम वजन वाले छात्र को अचानक कमरे में उड़ते हुए देखा। टकराना। मोटा छात्र जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने कराहते हुए अपने धड़ को दोनों हाथों से ढक लिया। देखो, मैंने तुमसे कहा था, पर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हान जियाओ वापस फर्श पर बैठ गया और खिलखिलाकर हंसने लगा। सब हैरान थे। क्या उस डरपोक से दिखने वाले आदमी ने सचमुच मोटी छात्रा को कमरे में उड़ाने के लिए सिर्फ अपनी उंगली का इस्तेमाल किया था? वह राक्षस कौन है? क्या उसने वेकियांग को सिर्फ एक उंगली से इतनी दूर उड़ा दिया? कौशल, आंतरिक शक्ति। मुझे मत बताओ कि वह प्राचीन कुंग-फू काल से यहाँ आया है। तुम बहुत ज्यादा ड्रामा सीरीज देखते हो। उस छोटे से शरीर में इतनी विस्फोटक शक्ति। क्या उसने बल प्रयोग किया होगा? बल? कौन सा बल? तुम लोग नहीं जानते। मैंने इसके बारे में एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था। लोग पहले शक्ति का अभ्यास करते हैं, उसके बाद ही अपने रूप में सुधार करते हैं। जैसे जैसे रूप परिपक्व होता है, वह एक कौशल बन जाता है। एक कौशल के अंत में वह बल, गुप्त बल, रूपांतरित बल, क्यूई का प्रशिक्षण वगैरह बन जाता है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने समझाया। भाई लियांग, क्या तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसके प्रति गंभीर हो? क्या ये सब सच है? तुम नौजवान समझने के लिए बहुत छोटे हो। बेशक, ये सच है। यह एक प्राचीन पुस्तक में दर्ज है। तुम इसे सिर्फ इसलिए नकली समझते हो क्योंकि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया। प्राचीन पुस्तक? भाई लियांग, मुझे यकीन है कि आपने मार्शल आर्ट के बहुत सारे उपन्यास पढ़े होंगे। ठीक है, मान लो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम लोग सबसे अच्छे हो, जाओ और उससे लड़ो। अधेड़ उम्र के आदमी ने कंधे उचका दिए। सबने सिर हिला दिया। एक मोटा आदमी तो सिर्फ अपनी उंगली से ही उड़ गया था, तो उससे लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? माफ करना, मुझे सचमुच बहुत दुख है। निंगशी शर्मिंदा थी जब उसने हान जियाओ को ताइक्वांडो सेंटर से घसीटकर भगा दिया। वह बस हान जियाओ के लिए एक जगह ढूंढना चाहती थी जहां वह उसे कुछ हुनर सिखा सके, लेकिन किसे पता था कि ऐसा हो जाएगा। तुम वाकई मुसीबत खड़ी करने में माहिर हो। कार रोकने के बाद निंगशी ने हान जियाओ को घूर कर देखा। लेडी, ये वही लोग थे जो मुझ पर हमला करना चाहते थे। हान जियाओ ने मासूमियत से कहा। अगर तुम उन्हें कचरा न कहो तो क्या वे तुम पर हमला करेंगे? निंगशी असहाय थी। वे सचमुच कचरा हैं। हान जियाओ ने इसके बारे में सोचा। निंगशी का मुंह फड़क गया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, बस कुछ आकर्षक चालें। इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। हान जियाओ ने ऊबे हुए चेहरे के साथ कहा।